नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11 का अध्याय 2 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। आगे देखते हैं, चलते हैं। तो इसमें आप क्या सीखेंगे, ये चीज़ें बताई गई हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी देख लेते हैं। तो नेहा है एक मेधावी छात्रा है जिसे अपने परीक्षा परिणाम की घोषणा की प्रतीक्षा थी। जब वह घर पर थी तब उसने खाली समय का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसे चित्रकारी में रुचि थी। उसने मिट्टी के बर्तनों एवं प्यालों पर चित्रकारी शुरू कर दी। नेहा के काम में उसके मित्रों एवं अन्य मिलने वालों ने रुचि दिखाई, जिससे वह बहुत उत्साहित हुई। अब उसने व्यापार करना तय किया। इस व्यापार को वह अपने घर से चलाने लगी, जिससे किराए की बचत हो गई। एक दूसरे से चर्चा के कारण वह एकल स्वामित्व के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, एकल स्वामित्व, ध्यान देना इस वर्ड को, आगे काम आएगा। परिणाम स्वरूप उसके उत्पादनों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई। गर्मियों की समाप्ति तक लगभग 2500 रुपये का लाभ हुआ। इससे उत्साहित होकर उसने इस काम को पेशे के रूप में अपना लिया। पेशा, ये शब्द हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले अध्याय में। उसने अपना व्यवसाय स्थापित करने का निर्णय लिया। ठीक है, यद्यपि वह इस व्यवसाय को एकल स्वामित्व के रूप में चलाने के समर्थ में है, लेकिन उसे व्यवसाय के विस्तार के लिए अधिक धन की आवश्यकता है। अतः उसके पिता ने साझेदारी फर्म का विकल्प सुझाया, जिससे उसे अधिक पूंजी प्राप्त करने में भी सुविधा हो तथा उत्तरदायित्व एवं जोखिम में भागीदारी हो सके। उनका यह भी मत था कि संभव है कि भविष्य में व्यवसाय का और अधिक विस्तार हो और कंपनी का निर्माण करना पड़े। तो अभी यहां पे आपने 3 शब्द सुने, एक एकल स्वामित्व, दूसरा साझेदारी फर्म और तीसरा है कंपनी। ठीक है, ये तीनों ही अलग अलग है। अब आगे चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो नेहा फिलहाल इस असमंजस में है कि वह किस प्रकार के व्यवसायिक संगठन के स्वरूप को चुने, मतलब एकल स्वामित्व को चुने, साझेदारी फर्म को चुने या कंपनी को चुने। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं परिचय। क्या कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति एक व्यवसाय प्रारंभ करने की योजना बना रहा है या वर्तमान व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है तो उसे संगठन के स्वरूप के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। सबसे उपयुक्त स्वरूप का निर्धारण करते समय व्यक्ति को अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्वरूप के लाभ एवं हानियों को देखकर निर्णय करना होगा। व्यवसाय संगठन के विभिन्न स्वरूप निम्न हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एकल स्वामित्व, फिर है आपका संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, दूसरा है साझेदारी, और फिर आता है हमारा सहकारी समिति तथा संयुक्त पूंजी कंपनी। यानी यहाँ पे हमने टोटल 5 के बारे में पढ़ा। अब इनको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एकल स्वामित्व। आप कई बार सायंकाल अपने पास के छोटे स्टेशनरी स्टोर से रजिस्टर, पेन, चार्ट, पेपर आदि खरीदने के लिए जाते होंगे। संभावना यही है कि आप इस सौदे के दौरान किसी एकल स्वामित्व के संपर्क में ही आते होंगे। एकल व्यापार व्यावसायिक संगठन का एक प्रचलित रूप है तथा छोटे व्यवसाय के लिए अत्यंत उपयुक्त है। विशेषतः व्यवसाय के प्रारंभिक वर्षों में एकल स्वामित्व उस व्यवसाय को कहते हैं जिसका स्वामित्व, प्रबंधन एवं नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि व्यवसाय के प्रारंभिक वर्षों में एकल स्वामित्व उस व्यवसाय को आप कह सकते हो जिसका स्वामित्व, प्रबंधन केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में, मतलब जो मेन मालिक है वो एक ही है। ठीक है, तथा वह संपूर्ण लाभ पाने का अधिकारी तथा हानि का उत्तरदायी होता है। यानी चाहे लाभ होगा तो भी उस अकेले का और हानि होगी तो भी उस अकेले की। जैसा एकल स्वामित्व शब्द से ही स्पष्ट है, एकल शब्द का अर्थ होता है हमारा एकमात्र या प्रोप्राइटर। ठीक है, इसका अर्थ हुआ स्वामी, अर्थात वह एकल व्यवसाय का एकमात्र स्वामी होता है। व्यवसाय का यह स्वरूप विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रचलन में है जिनमें व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकान एवं छोटे पैमाने के व्यापार, जैसे किसी क्षेत्र में एक फुटकर व्यापार की दुकान को चलाना। ठीक है, अब इसके लक्षण देख लेते हैं। क्या है इसके लक्षण? संगठन के एकल स्वामित्व स्वरूप की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। क्या क्या है? सबसे पहले हमारा
निर्माण एवं समापन। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि निर्माण एवं समापन में क्या है। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए शायद ही किसी वैधानिक औपचारिकता की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। एकल स्वामित्व के नियमन के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। व्यवसाय को बंद भी सरलता से किया जा सकता है। इस प्रकार से व्यवसाय की स्थापना एवं उसका समापन दोनों ही सरल हैं, यानी कि इसका निर्माण एवं समापन दोनों ही बहुत ही सरल हैं। अगला पॉइंट है हमारा दायित्व। एकल स्वामी का दायित्व असीमित होता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि व्यवसाय की संपत्तियां सभी ऋणों के भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है तो स्वामी इन ऋणों के भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। ऐसी स्थिति में इसके लिए उसकी निजी वस्तुएं जैसे उसकी अपनी कार तथा अन्य संपत्तियां बेची जा सकती हैं। उदाहरण के लिए अब एक उदाहरण ले लेते हैं हम कि अगर व्यवसाय बंद करते समय एक ड्राई क्लीनर एकल स्वामित्व वाली इकाई की बाह्य देता है 80,000 रुपए, ठीक है, जबकि परिसंपत्तियां केवल 60,000 रुपए, यानी उसे देने 80,000 और उसके पास है 60,000। तो ऐसे में स्वामी को अपने निजी स्रोतों से 20,000 लाने होंगे, भले ही फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए उसे अपनी निजी संपत्ति ही क्यों ना बेचनी पड़े। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, लाभ प्राप्त करता तथा जोखिम वहन करता। व्यवसाय की विफलता से जोखिम को एकल स्वामी अकेले ही वहन करना होगा। ठीक है, मतलब जोखिम से जो हानि हुई है उसको उसे अकेले ही वहन करना पड़ेगा। यदि व्यवसाय सफल रहता है तो सभी लाभ भी उसी को प्राप्त होंगे। वह सभी व्यवसायिक लाभों का अधिकारी होता है। ठीक है, एकल स्वामित्व में जो मेन स्वामी है वो, तो उसके जोखिम उठाने का सीधा प्रतिफल है। अगला पॉइंट आता है हमारा नियंत्रण। व्यवसाय के संचालन एवं उसके संबंध में निर्णय लेने का पूरा अधिकार एकल स्वामी के पास होता है। वह बिना दूसरों के हस्तक्षेप के अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर सकता है। ठीक है, मतलब डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है तो वो सारे डिसीजन खुद ही लेगा बिना किसी के हस्तक्षेप के। आगे कहते हैं, एकल व्यापारी व्यवसाय एक ऐसी व्यावसायिक इकाई है जिसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है, उद्यम का जोखिम उठाता है एवं प्रबंधन करता है। ये कहा किसने है? जेएल हैंसन ने। आगे अब देखते हैं एलएच हेनी की परिभाषा। एकल स्वामित्व व्यवसाय संगठन का वह स्वरूप है जिसका मुखिया एक ऐसा व्यक्ति है जो उत्तरदायित्व लिए हुए है, जो परिचालन का निर्देशन करता है एवं जो हानि का जोखिम उठाता है। अगला पॉइंट है हमारा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। कानून की दृष्टि में एकल व्यापारी एवं उसके व्यवसाय में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें व्यवसाय का इसके स्वामी से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। परिणाम स्वरूप व्यवसाय के सभी कार्यों के लिए स्वामी को ही उत्तरदायित्व ठहराया जाएगा। आगे चलते हैं, व्यवसायिक निरंतरता का अभाव। चूंकि व्यवसाय एवं उसके स्वामी का एक ही अस्तित्व है, इसलिए एकल स्वामी की मृत्यु हो जाए या फिर वह पागल हो जाए या फिर वह जेल में बंद हो जाए या बीमार हो जाए अथवा इंसॉल्वेंट या दिवालिया हो जाए तो सीधा एवं हानिकारक प्रभाव व्यवसाय पर पड़ेगा और हो सकता है कि व्यापार बंद भी हो जाए। ठीक है, अब चलिए हम इसके गुण देख लेते हैं। गुण क्या क्या हैं इसके? सबसे पहले गुण है इसका शीघ्र निर्णय। ठीक है, एकल स्वामी को व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने की बहुत अधिक स्वतंत्रता होती है, क्योंकि उसे किसी दूसरे की सलाह की जरूरत नहीं होती, इसलिए वह तुरंत निर्णय ले सकता है। इसके कारण जब भी उसे कोई लाभ का अवसर प्राप्त होता है तो वह समय रहते उनका पूरा लाभ उठा लेता है। ठीक है, अब इसके लिए हम एक ये एग्जाम्पल देख लेते हैं जो यहाँ पे बताया गया है। स्फूर्तिदायक प्रारंभ। कोका कोला प्रारंभ में एकल स्वामित्व का व्यवसाय था, यानी जो आज आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कोका कोला, वो प्रारंभ में एक एकल स्वामित्व था। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। दुनिया भर का एक खास स्वाद से परिचित करवाने वाला कोका कोला की शुरुआत 8 मई 1886 को एटलांटा जॉर्जिया से हुई थी। डॉक्टर जॉन स्मिथ मेम्बर्टन एक स्थानीय औषधि निर्माता थे। उन्होंने कोका कोला के नाम से एक शरबत बनाया। वे इस नए उत्पाद को एक पास में स्थित जैकब फार्मेसी में ले गए। वहां उसका नमूना चखा गया तथा उसे अद्भुत घोषित किया गया। एक सोडा पेय के रूप में वह 5 सेंट प्रति ग्लास बेचा जाने लगा। पेम्बर्टन को अपने उत्पाद की निहित संभावनाओं का एहसास भी
नहीं हुआ, उन्होंने धीरे धीरे अपने व्यवसाय को टुकड़ों में अपने साझेदारों को बेच दिया और 1888 में अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ही कोका कोला में अपने बचे खुचे हितों को आशा जी कैंडलर को बेच दिया। कैंडलर व्यापारिक सूझबूझ वाला एटलांटा वासी था। उसने व्यवसाय के अन्य हिस्से भी खरीद लिए तथा अंत में पूरे व्यवसाय को नियंत्रण में ले लिया। 1 मई 1889 को आशा जी कैंडलर ने द एटलांटा पत्रिका में एक पूरे पृष्ठ का विज्ञापन दिया जिसमें उसने अपने दवाइयों के थोक एवं फुटकर व्यापार को कोका कोला के एकमात्र स्वामी के रूप में घोषित किया। उसके विज्ञापन में कहा गया, कोका कोला स्वादिष्ट, ताजगीदायक, स्फूर्तिदायक, शक्तिवर्धक पेय। कोका कोला का एकल स्वामित्व कैंडलर को 1891 में जाकर प्राप्त हुआ, जिसके लिए उसे $2300 निवेश करने की आवश्यकता पड़ी। 1892 में जाकर कैंडलर ने द कोका कोला कॉरपोरेशन के नाम से कंपनी का गठन किया, यानी कि कोका कोला कंपनी बेसिकली स्टार्ट हुई 1892 में। उससे पहले साझेदारी फर्म बनी, उससे पहले ये एकल स्वामित्व था। अब एग्जाम्पल के बाद हम देख लेते हैं अपना अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है सूचना की गोपनीयता। एकल स्वामी अकेले ही निर्णय लेने का अधिकार रखता है, इसलिए वह व्यापार संचालन के संबंधों में सूचना को गुप्त रख सकता है तथा गोपनीयता बनाए रख सकता है। ठीक है, वह किसी कानून के अंतर्गत अपने लेखे जोखे को प्रकाशित करने के लिए बाध्य भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें गोपनीयता बनी रहती है। अगला पॉइंट है हमारा कि प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। एकल स्वामी संपूर्ण लाभ का ग्रहणकर्ता होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रयत्नों के लाभ को प्राप्त करता है। चूंकि वह अकेला ही स्वामी होता है, इसलिए उसे लाभ में किसी के साथ हिस्सा बांटने की आवश्यकता नहीं है। इससे उसे कठिन परिश्रम करने के लिए अधिकतम प्रोत्साहन मिलता है कि मैं भाई ज़्यादा मेहनत करूंगा तो सारा फायदा तो मेरा ही होना है। अगला पॉइंट आता है हमारा उपलब्धि का एहसास। अब उपलब्धि के एहसास में ये क्या कहते हैं कि अपने स्वयं के लिए काम करने से व्यक्तिगत संतोष प्राप्त होता है। इस बात का एहसास कि वह स्वयं ही अपने व्यवसाय की सफलता के लिए उत्तरदायी है, न केवल उसे आत्मसंतोष प्रदान करता है बल्कि स्वयं की योग्यताओं में आस्था एवं विश्वास की भावना भी उत्पन्न होती है। यानी जब हम खुद के लिए काम करते हैं तो जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो अलग ही लेवल पे जाता है। अगला कहता है स्थापित करने एवं बंद करने में सुगमता। यानी अब आपका बिजनेस है, आपने अपने दम पे शुरू किया, आप अपने दम पे आप कभी भी उसे बंद कर सकते हो, ताला लगा सकते हो। तो इसमें क्या कहते हैं, व्यवसाय में प्रवेश के लिए न्यूनतम वैधानिक औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह एकल स्वामित्व का एक महत्वपूर्ण लाभ है। एकल स्वामित्व को शासित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं है, क्योंकि इसका स्वरूप ऐसा है कि इसके कम से कम नियमन है, इसलिए इसको स्थापित करना एवं इसे बंद करना सुगम है। चलिए, अब किसी भी चीज की बात अगर हम करें तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ लाभ होते हैं, तो कुछ सीमाएं भी होती हैं। चलिए अब हम जानते हैं सीमाओं के बारे में। क्या है सीमाएं? उपरोक्त लाभों के होते हुए भी एकल स्वामित्व की कुछ सीमाएं हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आता है सीमित साधन। एक एकल स्वामी के संसाधन उसके व्यक्तिगत बचत एवं दूसरों से ऋण लेने तक ही सीमित हैं। बैंक एवं दूसरे ऋण देने वाले संस्थान एकल स्वामी को दीर्घ अवधि के ऋण देने में संकोच करेंगे। ठीक है, व्यापार का आकार साधारणतः छोटा ही रहता है तथा उसके विस्तार की संभावना भी कम होती है। इसका एक बड़ा कारण संसाधनों की कमी या फिर उसका अभाव भी है। अगला पॉइंट है हमारा व्यावसायिक इकाई का सीमित जीवन काल। ठीक है, कानून की दृष्टि से स्वामी एवं स्वामित्व दोनों एक ही माने जाते हैं। ठीक है, एकल स्वामित्व में जो स्वामी और स्वामित्व दोनों में कोई अंतर नहीं है। स्वामी की मृत्यु या फिर दिवाली होने पर अथवा माफ कीजिएगा, स्वामी की मृत्यु होने पर या फिर दिवालिया होने पर या फिर उसके बीमार होने पर या वो पागल हो जाए, व्यवसाय प्रभावित होता है तथा इनसे वह बंद भी हो सकता है। ठीक है, अगला आता है हमारा असीमित दायित्व। असीमित दायित्व में क्या है? एकल स्वामित्व की एक बड़ी हानि। ठीक है, स्वामी का असीमित दायित्व। यदि व्यापार में असफलता रहती है तो लेनदार अपनी लेनदारी को न केवल व्यवसाय की परिसंपत्तियों बल्कि स्वामी की निजी संपत्तियों से भी वसूल कर सकते हैं।
एक भी गलत निर्णय या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण स्वामी पर भारी वित्तीय भार पड़ सकता है। इसी कारण से एकल स्वामी परिवर्तन अथवा विस्तार का जोखिम उठाने के लिए कम ही तैयार होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं अब, सीमित प्रबंध योग्यता। क्या है सीमित प्रबंध योग्यता? स्वामी पर प्रबंध संबंधित कई उत्तरदायित्व रहते हैं, जैसे क्रय, विक्रय, वित्त आदि। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इन सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ हो, है ना। अब हर फील्ड में तो कोई मास्टर हो नहीं सकता। संसाधनों की कमी के कारण वह गुणी एवं महत्वाकांक्षी कर्मचारियों को ना तो भर्ती कर सकते हैं और ना ही उन्हें रोके रख सकते हैं। सारांश यह है कि एकल स्वामित्व के दोषों के होते हुए भी अनेक उद्यमी इसी को अपनाते हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर उद्यमी हैं वो इसी को अपनाते हैं, क्योंकि यह उन व्यवसायों के लिए सर्वोत्तम है जिनका आकार छोटा है, कम पूंजी वाला है तथा जहां ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बाद हम जानेंगे अपने द्वितीय व्यवसाय के बारे में, जिसका नाम है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। ये क्या है जानते हैं इसके बारे में? ये एक विशेष प्रकार का संगठन स्वरूप है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। हमारे देश का यह सबसे पुराना स्वरूप है। इसका अभिप्राय उस व्यवसाय से है जिसका स्वामित्व एवं संचालन एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य करते हैं। इसका प्रशासन हिंदू कानून के द्वारा होता है। परिवार विशेष में जन्म लेने पर वह व्यक्ति व्यवसाय का सदस्य बन जाता है एवं 3 पीढ़ियों तक व्यवसाय का सदस्य रह सकता है। व्यवसाय पर परिवार के मुखिया का नियंत्रण रहता है, जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है एवं कर्ता कहलाता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा सदस्य है वह कर्ता कहलाता है। सभी सदस्यों का पूर्वज की संपत्ति पर बराबर का स्वामित्व होता है तथा उन्हें सह समांशी कहा जाता है। अब इसके लक्षण देख लेते हैं, क्या क्या है इसके लक्षण। सबसे पहले निर्माण। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लिए परिवार में कम से कम 2 सदस्य एवं वह पैतृक संपत्ति जो उन्हें विरासत में मिली हो उनका होना आवश्यक है। व्यवसाय के लिए किसी अनुबंध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें सदस्यता जन्म के कारण मिलती है। यह हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 द्वारा शासित होता है। दायित्व। कर्ता को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों का दायित्व व्यवसाय की सह समांशी संपत्ति में उनके अंश तक सीमित होता है। नियंत्रण। नियंत्रण किसके पास है? परिवार के व्यवसाय पर कर्ता का नियंत्रण होता है, यानी कि जो घर में सबसे बड़ा है वही सभी निर्णय लेता है तथा वही व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अधिकृत होता है। उसके निर्णयों से दूसरे सभी सदस्य बाध्य होते हैं। ठीक है, जो उन्होंने कहा वो आपको मानना पड़ेगा, उनके निर्णय को। निरंतरता। कर्ता की मृत्यु होने पर व्यवसाय चलता रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी आयु का अगला सदस्य कर्ता का स्थान ले लेता है, जिससे व्यवसाय में स्थिरता आती है। सभी सदस्यों की संयुक्त स्वीकृति से व्यवसाय को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, नाबालिग सदस्य। व्यवसाय में व्यक्ति का प्रवेश संयुक्त हिंदू परिवार में जन्म लेने के कारण होता है, इसलिए नाबालिग भी व्यवसाय के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक महत्वपूर्ण अंग आप कह सकते हैं ध्यान रखने के लिए। अगले अब इसके गुण क्या क्या हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ जो हैं वो देख लेते हैं हम, जो कि निम्नवत है। सबसे पहले हमारा प्रभावशाली नियंत्रण। कर्ता के पास निर्णय लेने के पूरे अधिकार होते हैं। इससे सदस्यों में पारस्परिक मतभेद नहीं होता, क्योंकि उनमें से कोई भी उसके निर्णय लेने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके कारण निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं तथा उनमें लचीलापन भी होता है। अगला पॉइंट है हमारा स्थायित्व। कर्ता की मृत्यु से व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अगला सबसे अधिक आयु का व्यक्ति उसका स्थान ले लेता है। परिणाम स्वरूप व्यवसाय का कार्य समाप्त नहीं होता तथा व्यवसाय की निरंतरता को किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है। अगला पॉइंट आता है हमारा सदस्यों का सीमित दायित्व। कर्ता को छोड़कर अन्य सभी सह समांशियों का दायित्व व्यवसाय में उनके अंश तक सीमित होता है, इसलिए उनके जोखिम स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट जो है हमारा निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि। क्योंकि व्यवसाय को एक परिवार के सदस्य मिलकर चलाते हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रति अधिक निष्ठावान होते हैं। व्यवसाय का विकास परिवार की उपलब्धि होती है, इसलिए उसके लिए यह गर्व की बात होती है। इससे सभी सदस्यों का श्रेष्ठ सहयोग प्राप्त होता है। अब अगले
टॉपिक पे हम आ गए। अगला टॉपिक हमारा है संयुक्त हिंदू परिवार में लिंग समता। क्या है ये, चलिए देखते हैं। एक वास्तविकता के रूप में इसको समझा रहे हैं यहाँ पे कि हिंदू संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार के सहसमांसी को पुत्री जन्म लेते ही एक सहसमांसी बन जाती है। संयुक्त हिंदू परिवार के बंटवारे के समय सहसमांसी संपत्तियां सभी सहसमांसियों में उनके लिंग को ध्यान में रखे बिना समान रूप से विभाजित की जाएंगी। संयुक्त हिंदू परिवार का सबसे बड़ा सदस्य पुरुष अथवा स्त्री कर्ता बनता है। संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में विवाहित पुत्री को समान अधिकार है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि लड़कियां जो है पराया धन है, लेकिन जो हिंदू कानून में संशोधन अधिनियम 2005 हुआ उसमें जो घर की पुत्री है उसका अपनी पिता की संपत्ति पे भी अधिकार है, परंतु अपने बाबा की संपत्ति पर वो क्लेम नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी सीमाएं जान लेते हैं हम। सीमाएं सभी में होती हैं, तो संयुक्त हिंदू परिवार कहाँ इससे छूता रहेगा। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की कुछ सीमाएं नीचे हैं, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है सीमित साधन। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय मूल रूप से पैतृक संपत्ति पर आश्रित रहता है, इसलिए इसके सामने सीमित पूंजी की समस्या रहती है। सीमित पूंजी रहती है इसमें, इससे व्यवसाय के विस्तार की संभावना कम हो जाती है। कर्ता का असीमित दायित्व। कर्ता पर न केवल निर्णय लेने एवं प्रबंध करने के उत्तरदायित्व का बोझ होता है, बल्कि उस पर असीमित दायित्व का भी भार होता है। व्यवसाय के ऋणों को चुकाने के लिए उसकी निजी संपत्ति का भी उपयोग किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कर्ता का प्रभुत्व। कर्ता अकेला ही व्यवसाय का प्रबंध करता है, जो कभी कभी अन्य सदस्यों को स्वीकार्य नहीं होता। इससे उनमें टकराव हो जाता है, यहां तक कि पारिवारिक इकाई भंग भी हो सकती है। अगला पॉइंट कहता है सीमित प्रबंध कौशल। यह आवश्यक तो नहीं कि कर्ता सभी क्षेत्रों का विशेषज्ञ हो, इसलिए व्यवसाय को उसके मूर्खतापूर्ण निर्णयों के परिणाम भुगतने होते हैं। यदि वह प्रभावी निर्णय नहीं ले पाता है तो उससे वित्त संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कम लाभ होना या फिर हानि होना। अंत में हम कह सकते हैं कि यह संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय ढलान की ओर है, क्योंकि देश में संयुक्त हिंदू परिवारों की संख्या कम होती जा रही है। ठीक है, अब अगला हमारा जो मेजर टॉपिक आ गया है वो है साझेदारी। तो एकल स्वामित्व और संयुक्त हिंदू परिवार के बाद अगला पॉइंट हमारा आ गया है टॉपिक साझेदारी। चलिए अब इसे देख लेते हैं। एकल स्वामित्व के व्यापारिक विस्तार के वित्तीय एवं प्रबंध संबंधित निहित दोष के कारण एक जीवंत विकल्प के रूप में साझेदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। साझेदारी भारी पूंजी निवेश, विभिन्न प्रकार के कौशल एवं जोखिम में भागीदारी की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसके लक्षण क्या क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला लक्षण है इसका स्थापना। व्यवसायिक संगठन का साझेदारी स्वरूप भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा शासित है। साझेदारी कानून समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आती है, जिसमें साझेदारों के मध्य संबंधों, लाभ एवं हानि को बांटने एवं व्यवसाय के संचालन के तरीकों को निश्चित किया जाता है। विशिष्ट बात यह है कि व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए एवं उसके संचालन का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। कोई दो व्यक्ति यदि धर्मार्थ सेवा के लिए एकजुट होते हैं तो यह साझेदारी नहीं होगी। ठीक है, धर्म काम के लिए अगर वो इकट्ठा हो रहे हैं दो लोग तो फिर वो साझेदारी नहीं कहलाती। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा देयता। देयता में क्या है, फर्म के साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। यदि व्यवसाय की परिसंपत्तियां अपर्याप्त हैं तो ऋणों को व्यक्तिगत संपत्तियों से चुकाया जाएगा। इसके अतिरिक्त वे ऋणों को चुकता करने के लिए व्यक्तिगत रूप से एवं संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। संयुक्त रूप से प्रत्येक साझेदार ऋण भुगतान के लिए उत्तरदायी है तथा वह प्रत्येक व्यवसाय में अपने हिस्से के अनुपात में योगदान करेगा तथा उस सीमा तक देनदार होगा। व्यवसाय की देनदारी का भुगतान करने के लिए उस साझेदार को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में वह साझेदार अन्य साझेदारों से उनके हिस्से की देनदारी के बराबर राशि वसूल सकता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है जोखिम वहन करना।
व्यवसाय को एक टीम के रूप में चलाने से उत्पन्न जोखिम को साझेदार वहन करते हैं। इसके प्रतिफल के रूप में उन्हें लाभ प्राप्त होता है, जिसे वे आपस में एक तय अनुपात में बांट लेते हैं, लेकिन उसी अनुपात में वे हानि को भी बांटते हैं। यानी अगर लाभ हुआ तो लाभ को भी बांटेंगे और हानि हुई तो हानि को भी बांटेंगे। अगला पॉइंट, निर्णय लेना एवं नियंत्रण। साझेदार आपस में मिलकर दिन प्रतिदिन के कार्यों के संबंध में निर्णय लेने एवं नियंत्रण करने के उत्तरदायित्व को निभाते हैं। निर्णय उनकी आपसी राय से लिए जाते हैं, अतः साझेदारी फर्म के कार्यों के प्रबंधन में उन सभी का योगदान रहता है। अगला पॉइंट आता है हमारा निरंतरता। साझेदारी में व्यवसाय की निरंतरता की कमी रहती है, क्योंकि किसी भी साझेदार की मृत्यु, अवकाश ग्रहण करने, दिवालिया होने या फिर पागल हो जाने से यह समाप्त हो सकती है। बाकी साझेदार नए समझौते के आधार पर व्यवसाय को चालू रख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा सदस्यता। किसी साझेदारी फर्म को प्रारंभ करने हेतु न्यूनतम 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार किसी साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 तक हो सकती है। कंपनी विविध नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार वर्तमान में किसी साझेदारी संगठन में अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं। एजेंसी संबंध। साझेदारी की परिभाषा इस तथ्य को रेखांकित करती है कि व्यवसाय को सभी साझेदार मिलकर या फिर सभी की ओर से कोई एक साझेदार चला सकता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक साझेदार एजेंट भी है एवं स्वामी भी है। चूंकि वह दूसरे साझेदार का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वह उनका एजेंट होता है तथा उसके कार्यों से अन्य साझेदार आबद्ध होते हैं। प्रत्येक साझेदार स्वामी भी होता है, यानी कि एक साझेदार जो है वो स्वामी भी है और एजेंट भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब साझेदारी फर्म के बारे में हमने उसके कुछ लक्षण देख लिए, अब हम देखते हैं उसके गुण। साझेदारी फर्म के लाभ कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्थापना एवं समापन, इसका भी सरल है जैसे कि एकल स्वामित्व का था। एक साझेदारी फर्म को संभावित साझेदारों के बीच समझौते के द्वारा सरलता से बनाया जा सकता है, जिसके अनुसार वे व्यवसाय को चलाते हैं तथा जोखिम को बांटते हैं। फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता, इसे बंद करना भी सरल होता है। ठीक है, जब पंजीकरण नहीं कराना है, अनिवार्य ही नहीं है, तो आप उसको आसानी से भी बंद कर सकते हैं। आगे कहते हैं संतुलित निर्णय है। क्या है संतुलित निर्णय? साझेदार अपनी अपनी विशिष्टता के अनुसार अलग अलग कार्यों को देख सकते हैं। एक व्यक्ति विभिन्न कार्यों को करने के लिए बाध्य नहीं होता तथा इससे निर्णय लेने में गलतियां भी कम होती हैं। परिणाम स्वरूप निर्णय अधिक संतुलित होते हैं। ठीक है, एक से भले दो कहते कहावत है, वही चीज साझेदारी फर्म पे भी लागू होती है। अगला है हमारा अधिक कोष। साझेदारी फर्म में पूंजी की कई साझेदारों द्वारा लगाई जाती है। इससे एकल स्वामित्व की तुलना में अधिक धन जुटाया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त व्यावसायिक कार्य भी किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं अब, जोखिम को बांटना। यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। साझेदारी फर्म को चलाने में निहित जोखिम को सभी साझेदार बांट सकते हैं। इससे अकेले साझेदार पर पड़ने वाला बोझ, तनाव एवं दबाव कम हो जाता है। ठीक है, गोपनीयता। एक साझेदारी फर्म के लिए अपने खातों को प्रकाशित करना एवं ब्यौरा देना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसलिए यह अपने व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सूचना को गुप्त रख सकते हैं। तो अब जब गुण हमने पढ़ लिए तो अब इसकी सीमाओं के बारे में भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसकी सीमाएं देख लेते हैं। सबसे पहले है असीमित दायित्व। क्या है असीमित दायित्व? यदि फर्म की देनदारी को चुकाने के लिए व्यवसाय की संपत्तियां पर्याप्त नहीं है तो साझेदारों को इसका भुगतान अपने निजी स्रोतों से करना होगा। साझेदारों के दायित्व संयुक्त एवं पृथक दोनों होते हैं, इसलिए यह उन साझेदारों के लिए अनुचित होगा जिनके पास अधिक व्यक्तिगत धन है। यदि अन्य साझेदार ऋण का भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं तो इसका भुगतान धनी साझेदार को करना होगा। साझेदारी उन लोगों के बीच का संबंध है जो अनुबंध के लिए सर्वथा योग्य हैं तथा जिन्होंने निजी लाभ के लिए आपस में मिलकर एक वैधानिक व्यापार करने का समझौता किया है। यह परिभाषा दी है एल.एच. हेनी ने। साझेदारी उन लोगों के मध्य संबंध है जिन्होंने किसी व्यवसाय में अपनी संपत्ति अथवा निपुणता को मिला लिया है तथा वे आपस में उससे होने वाले लाभ को बांट रहे हैं, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा सीमाओं में ही सीमित साधन।
साझेदारों की संख्या सीमित होती है, इसलिए बड़े पैमाने के व्यवसायिक कार्यों के लिए उनके द्वारा लगाई गई पूंजी अपर्याप्त रहती है। परिणाम स्वरूप साझेदारी फर्म एक निश्चित आकार से अधिक विस्तार नहीं कर पाती। अगला पॉइंट है हमारा परस्पर विरोध की संभावना। साझेदारी का संचालन व्यक्तियों का एक समूह करता है जिनमें निर्णय लेने के अधिकार को बांटा जाता है। कुछ मामलों में यदि मतभेद है तो इससे साझेदारों के बीच विवाद पैदा हो सकता है। इसी प्रकार से एक साझेदार के निर्णय से दूसरे साझेदार आबद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से किसी एक का अनुचित निर्णय दूसरे के लिए वित्तीय बर्बादी का कारण बन सकता है। कोई साझेदार यदि फर्म को छोड़ना चाहता है तो उसे साझेदारी को समाप्त करना होगा, क्योंकि वह स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब वो अपनी साझेदारी किसी को, जो स्वामित्व है उसका, वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ठीक है, इसके बाद आता है निरंतरता की कमी। किसी भी एक साझेदार की मृत्यु, अवकाश ग्रहण करने, दिवालिया होने अथवा पागल होने से साझेदारी समाप्त हो जाती है। इसे सभी की सहमति से कभी भी समाप्त किया जा सकता है, इसलिए इसमें स्थायित्व एवं निरंतरता नहीं होती। ठीक है, अगला पॉइंट है जनसाधारण के विश्वास की कमी। साझेदारी फर्म के लिए इसकी वित्तीय सूचनाओं एवं अन्य संबंधित जानकारी का प्रकाशन अथवा उजागर करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, इसलिए जनसाधारण के लिए फर्म की वित्तीय स्थिति को जानना कठिन हो जाता है। इससे जनता का विश्वास भी कम होता है। आगे अब हम जानेंगे साझेदारों के प्रकार। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं। साझेदारी फर्म में विभिन्न प्रकार के साझेदार हो सकते हैं जिनकी अलग अलग भूमिकाएं एवं दायित्व होते हैं। इनके अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को भली भांति समझने के लिए इनके प्रकारों को समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं इनके प्रकार। सबसे पहला हमारा आता है सक्रिय साझेदार। एक सक्रिय साझेदार वह होता है जो पूंजी लगाता है। फर्म के लेनदारों के प्रति उसका दायित्व असीमित होता है। यह साझेदार अन्य साझेदारों की ओर से व्यवसाय संचालन में सक्रिय भूमिका निभाता है। आगे कहता है सुप्त अथवा निष्क्रिय साझेदार। ये कौन है, जानते हैं इनके बारे में। जो साझेदार व्यवस्था के दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाग नहीं लेता, ठीक है, उन्हें सुषुप्त साझेदार कहते हैं। एक निष्क्रिय साझेदार फर्म में पूंजी तो लगाता है, लाभ हानि को बांटता है तथा उसका असीमित दायित्व होता है, लेकिन वह वहां पे कोई काम धाम नहीं करता। ठीक है, अगला है हमारा गुप्त साझेदार। यह वह साझेदार होता है जिसके फर्म से संबंध को साधारण जनता नहीं जानती। इस विशिष्टता को छोड़कर बाकी मामलों में वह अन्य साझेदारों के समान होता है। वह पूंजी लगाता है, प्रबंध में भाग लेता है, लाभ हानि को बांटता है तथा लेनदारों के प्रति उसका दायित्व असीमित होता है। ठीक है, अगला आता है नाम मात्र का साझेदार। यह वह साझेदार होता है जिसके नाम का प्रयोग फर्म करती है, लेकिन वह इसमें कोई पूंजी नहीं लगाती। वह फर्म के प्रबंध में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता। ठीक है, ना ही लाभ हानि में भागीदार होता है, लेकिन अन्य साझेदारों के समान फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए तीसरे पक्षों के प्रति उत्तरदायित्व उसका भी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा विबंधन साझेदार या फिर एस्टोपेल भी हम इसे कहते हैं। कोई व्यक्ति विबंधन साझेदार तब माना जाता है जब वह अपनी पहल, आचरण अथवा व्यवहार से दूसरों को यह आभास कराता है कि वह किसी फर्म का साझेदार है। ऐसे साझेदार फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि अन्य पक्षों की दृष्टि में वे साझेदार होते हैं, भले ही वे इसमें पूंजी नहीं लगाते और ना ही इसके प्रबंध में भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए सीमा की एक मित्र है रानी, ठीक है, जो कि एक सॉफ्टवेयर फर्म सिंप्लेक्स सॉल्यूशन में साझेदार है। रानी सीमा के साथ मोहन सॉफ्टवेयर में व्यवसाय के सिलसिले में आयोजित एक बैठक में भाग लेने जाती है तथा एक सौदे को तय करने की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेती है। रानी ऐसा आभास दिलाती है कि मानो वह सिंप्लेक्स सॉल्यूशन में एक साझेदार है। यदि इस बातचीत के आधार पर सिंप्लेक्स सॉल्यूशन को उधार की सुविधा दी जाती है तो रानी भी इस देनदारी के भुगतान के लिए ठीक उसी प्रकार उत्तरदायी होगी जैसे वह भी फर्म में एक साझेदार हो। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं हम, प्रतिनिधि साझेदार। ये क्या होते हैं? होल्डिंग आउट। यह वह व्यक्ति होता है जो जानबूझकर फर्म में अपने नाम का प्रयोग करने देता है अथवा अपने आप को इसका प्रतिनिधि मानने देता है।
ऐसा व्यक्ति किसी भी उस ऋण के लिए उत्तरदायी होगा जो उसके ऐसे प्रतिनिधित्व के कारण दिए गए हैं। ठीक है, यदि वह वास्तव में साझेदार नहीं है तथा इस उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहता है तो उसे तुरंत इसे नकारना होगा तथा उसे अपनी स्थिति स्पष्ट कर यह बताना होगा कि वह साझेदार नहीं है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह इस आधार पर हुई किसी भी प्रकार की हानि के लिए तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे साझेदारों के प्रकार। अब हम जानेंगे साझेदारी के प्रकार। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। साझेदारी को दो घटकों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, एक है अवधि और दूसरा है देयता। अवधि के आधार पर साझेदारी दो प्रकार की होती है। ठीक है, ऐच्छिक साझेदारी और विशिष्ट साझेदारी। देयता के आधार पर भी साझेदारी दो प्रकार की होती है। ठीक है, सीमित दायित्व वाली और दूसरी है हमारी असीमित दायित्व वाली। ठीक है, इनका वर्णन अब आगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे अवधि के आधार पर वर्गीकरण। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, अवधि यानी कि ड्यूरेशन की बात होगी यहाँ पे। सबसे पहले ऐच्छिक साझेदारी। इस प्रकार की साझेदारी की रचना साझेदारों की इच्छा से होती है। यह उस समय तक चलती है जब तक कि अलग होने का नोटिस नहीं दिया जाता। किसी भी साझेदार द्वारा नोटिस देने पर यह समाप्त हो जाती है, मतलब किसी एक ने नोटिस दिया और साझेदारी तुरंत ही समाप्त। आगे आता हमारा विशिष्ट साझेदारी। साझेदारी की रचना यदि किसी विशिष्ट परियोजनाओं जैसे किसी भवन के निर्माण या कोई कार्य या फिर एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है तो इसे विशिष्ट साझेदारी कहते हैं। जिस उद्देश्य के लिए इसकी रचना की गई है उसके पूरा होने पर अथवा अवधि की समाप्ति होने पर इसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है देयता के आधार पर जो साझेदारी का वर्गीकरण है वो देखेंगे अब हम। सबसे पहले है सामान्य साझेदारी। सामान्य साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित एवं संयुक्त होता है। ठीक है, साझेदारों को प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है तथा उनके कृत्यों से अन्य साझेदार तथा फर्म आबद्ध हो जाते हैं। ऐसे फर्म का पंजीयन ऐच्छिक होता है। फर्म का अस्तित्व साझेदारों की मृत्यु, पागलपन एवं अवकाश ग्रहण करने से प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है हमारा सीमित साझेदारी। ठीक है, इसको देखते हैं आप। सीमित साझेदारी में कम से कम एक साझेदार का दायित्व असीमित होता है तथा शेष साझेदारों का सीमित। ऐसी साझेदारी सीमित दायित्व वाले साझेदारों की मृत्यु, पागलपन अथवा दिवाली होने से समाप्त नहीं होता है। ठीक है, सीमित दायित्व वाले साझेदार प्रबंध में भाग नहीं ले सकते। उनके कार्यों से ना तो फर्म और ना ही दूसरे साझेदार आबद्ध होते हैं। ऐसी साझेदारी का पंजीयन अनिवार्य है। इस प्रकार की साझेदारी की पहले भारत में अनुमति नहीं थी। सीमित दायित्व वाले साझेदारी की अनुमति 1991 नवीन लघु उद्योग नीति लागू करने के पश्चात दी गई। यह कदम छोटे पैमाने के उद्यमियों के मित्र एवं संबंधियों से समता पूंजी प्राप्त करने के लिए उठाया गया, क्योंकि अन्यथा ये लोग साझेदारी फर्म में असीमित दायित्व की धारा के कारण सहायता करने से पीछे हटते थे। ठीक है, इसके बाद हमारा अब आ जाता है साझेदारी संलेख। साझेदारी में ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या है? साझेदारी उन लोगों का ऐच्छिक संगठन है जो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं। साझेदारी बनाने के लिए सभी शर्तें एवं साझेदारों से संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में स्पष्ट समझौता आवश्यक है, ताकि बाद में साझेदारों में किसी प्रकार की गलतफहमी ना हो। ठीक है, यह समझौता मौखिक अथवा लिखित हो सकता है। लिखित समझौते का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अच्छा यही रहता है कि समझौता लिखित ही हो। ठीक है, लिख के रख लिया जाए भाई समझौता, क्योंकि यह निर्धारित शर्तों का प्रमाण है। लिखित समझौता जो साझेदारी को शासित करने के लिए शर्तों व परिस्थितियों का उल्लेख करता है, साझेदारी संलेख कहलाता है। ठीक है, क्या है ये? लिखित समझौता जो साझेदारी को शासित करने के लिए शर्तों व परिस्थितियों का उल्लेख करता है, साझेदारी संलेख कहलाता है। साझेदारी संलेख में सामान्यतः निम्न पहलू शामिल हैं। कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसमें मेंशन क्या किया जाता है? आपकी फर्म का जो भी नाम है। ठीक है, व्यवसाय की प्रकृति एवं स्थान, क्या सा नेचर है आपके बिजनेस का और वो कौन सी जगह पे स्थित है। फिर आता है कि व्यवसाय की अवधि क्या है। ठीक है, फिर आता है प्रत्येक साझेदार द्वारा किया गया निवेश, कि जैसे ए बी सी डी हैं तो उन ए ने कितना किया, बी ने कितना किया, सी ने कितने किया और डी ने कितने किया। इसके बाद आता है लाभ हानि का बंटवारा, है ना, कि लाभ हानि आप
किस तरीके से कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक रेशो है या फिर इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद आता है साझेदारों के कर्तव्य एवं दायित्व की, जो साझेदार हैं उनके कर्तव्य क्या होंगे और उनके दायित्व क्या होंगे। इसके बाद आता है हमारा साझेदारों का वेतन एवं आहरण, ठीक है, कि उनको कितनी सैलरी दी जाएगी और कितना वो उसमें से निकाल सकते हैं। साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण एवं हटाने की क्या प्रक्रिया होगी, वो सब भी इसमें शर्तें लिखी जाती हैं। पूंजी एवं आहरण पर ब्याज कितना होगा, फर्म के समापन की प्रक्रिया क्या होगी, खातों को तैयार करना एवं उसका अंकेक्षण करना, ठीक है, विवादों के समाधान की पद्धति। तो इस तरीके से आपने जाना कि साझेदारी संलेख में कौन कौन सी चीजें होना आवश्यक है, ठीक है। अभी टेबल देख लेते हैं दोस्तों। 2.1 साझेदारों के प्रकार का तुलनात्मक विश्लेषण। सबसे पहले है प्रकार, उसके बाद है पूंजी का योगदान, प्रबंध, लाभ हानि में हिस्सा, देनदारी। तो सक्रिय साझेदार जो है उसमें पूंजी लगाता है, ठीक है, प्रबंध में भागीदार भी होता है, लाभ हानि में भी भागीदार होता है और इसका दायित्व जो है वो असीमित होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा सुप्त अथवा निष्क्रिय साझेदार, ये पूंजी लगाता है, प्रबंध में भी भाग लेता है, लाभ हानि को भी बांटता है और असीमित दायित्व इसका भी है। इसके बाद है गुप्त साझेदार, ये भी पूंजी लगाता है, प्रबंध में भाग लेता है पर गुप्त रूप से, ठीक है, पता नहीं होता जनता को, लाभ हानि भी बांटता है और इसका भी असीमित दायित्व है। नाम मात्र का साझेदार, ये पूंजी नहीं लगाता है, ठीक है, प्रबंध में भाग भी नहीं लेता, साधारणतः लाभ हानि में भागीदार नहीं होता, ठीक है, लेकिन असीमित दायित्व इसका भी होता है, इसका केवल नाम यूज किया जाता है। इसके बाद आता है आपका विबंधन साझेदार, ठीक है। अब ये विबंधन साझेदार क्या करता है, ये पूंजी नहीं लगाता है, प्रबंध में भाग भी नहीं लेता, लाभ हानि में भागीदार नहीं होता ये और इसका भी असीमित दायित्व है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अंतिम साझेदार है वो कौन है, वो है हमारा प्रतिनिधि साझेदार, ये पूंजी नहीं लगाता, प्रबंध में भाग भी नहीं लेता, लाभ हानि में भागीदार भी नहीं होता, लेकिन इसका भी असीमित दायित्व होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने जितने भी साझेदारों के प्रकार के बारे में जाना, चाहे वो सक्रिय साझेदार हो, सुप्त अथवा निष्क्रिय साझेदार हो, गुप्त साझेदार हो, नाम मात्र का साझेदार हो, विबंधन साझेदार हो या फिर प्रतिनिधि साझेदार, इन सभी का जो दायित्व है देनदारी का वो असीमित दायित्व होता है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें तो जो इसमें प्रारंभिक अगर हम देखें 3 हैं, यानी कि सक्रिय साझेदार, सुप्त अथवा निष्क्रिय साझेदार और गुप्त साझेदार, ये 3 जो हैं वो लाभ हानि को बांटते हैं, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और बाकी के जो ये साधारणतः 3 हैं, नाम मात्र का साझेदार, विबंधन साझेदार और प्रतिनिधि साझेदार, यानी कि जो ये बाद के 3 हैं साधारणतः ये आपस में लाभ हानि को नहीं बांटते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम आगे देखते हैं टॉपिक को। अब हम जान लेते हैं साझेदारी फर्म के पंजीकरण के बारे में, ठीक है। तो क्या है, साझेदारी फर्म के पंजीकरण का अर्थ है फर्म के पंजीयन अधिकारी के पास रहने वाले फर्मों के रजिस्टर में फर्म का नाम तथा संबंधित विवरण की प्रविष्टि करना, ठीक है। जो फर्म का पंजीयन अधिकारी है उसके पास फर्म की पूरी डिटेल होना, यह फर्म की उपस्थिति का पक्का प्रमाण होता है कि ये फर्म रियली में एग्जिस्ट करती है या नहीं। फर्म का पंजीकृत कराना ऐच्छिक होता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप कराओ ही, परंतु जिस फर्म का पंजीयन नहीं हुआ है वह कई लाभों से वंचित रह जाती है। फर्म का पंजीयन ना कराने के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। कौन कौन से परिणाम हैं देखते हैं। एक अपंजीकृत फर्म का साझेदार अपने फर्म अथवा अन्य साझेदारों के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं कर सकता, ठीक है। फर्म अन्य पक्षों के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकती, फर्म साझेदारों के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकती। अतः हम ये कह सकते हैं कि फर्म का पंजीयन यद्यपि अनिवार्य नहीं है फिर भी पंजीयन कराना आवश्यक होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार किसी फर्म की साझेदारी फर्म को उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण करा सकती है जिस राज्य में वह स्थित है। एक फर्म के पंजीयन की प्रक्रिया निम्नलिखित है। सबसे पहले फर्मों के रजिस्ट्रार के पास निर्धारित प्रपत्र यानी कि फॉर्म के रूप में आवेदन करना। इस आवेदन में निम्न विवरण दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है? सबसे पहले फर्म का नाम, जो भी आपकी फर्म का नाम है, फिर वह स्थान जहां पर फर्म स्थित है,
वह स्थान जहां पर फर्म अपना व्यवसाय कर रही है। प्रत्येक साझेदार के फर्म में प्रवेश की तिथि, मतलब कौन से पार्टनर ने कब उसमें एडमिशन हुआ उसका। साझेदार के नाम एवं पते एवं साझेदारी की अवधि, कि आपने उसका ड्यूरेशन कितना फिक्स कर रखा है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, इस आवेदन पर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है। फर्मों के रजिस्ट्रार के पास आवश्यक फीस जमा करानी पड़ती है, जो भी उसकी फीस है वो आपको जमा करानी पड़ेगी। ठीक है। आगे कहते हैं फिर, स्वीकृति के पश्चात रजिस्ट्रार फर्मों के रजिस्टर में प्रविष्टि कर देगा तथा तत्पश्चात पंजीयन प्रमाण पत्र वो जारी कर देगा। तो इस तरीके से आप अपनी जो साझेदारी फर्म है उसको रजिस्टर करा सकते हैं। आपके पास यदि एनसीईआरटी की पुस्तक होगी तो उसमें आप देखेंगे कि बॉक्स में नाबालिग साझेदार के विषय में बताया हुआ है। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर अगला टॉपिक देखेंगे। साझेदारी दो लोगों के बीच कानूनी अनुबंध पर आधारित होती है, जो उनके द्वारा संचालित व्यापार के लाभ हानि को बांटने का समझौता करते हैं। क्योंकि एक नाबालिग किसी के साथ अनुबंध नहीं कर सकता, इसलिए वह किसी फर्म में साझेदार नहीं बन सकता। फिर भी किसी नाबालिग को सभी अन्य साझेदारों की सहमति से फर्म के लाभों में भागीदार बनाया जा सकता है। यानी जो साझेदार हैं अगर वो एग्री करें तो हम किसी नाबालिग को भी अपना लाभ का भागीदार बना सकते हैं। ठीक है। ऐसे में उसका दायित्व फर्म में लगाई गई उसकी पूंजी तक सीमित होगा। ठीक है। वह फर्म के प्रबंध में भाग नहीं ले सकेगा, मतलब जो डिसीजन मेकिंग का काम होगा, मैनेजमेंट का काम होगा, उसमें नाबालिग का कोई योगदान नहीं होगा। अतः एक नाबालिग केवल लाभ में भागीदार होगा तथा वह हानि का वहन नहीं करेगा। हाँ, यदि वह चाहे तो फर्म के खातों को देख सकता है। ठीक है। नाबालिग की स्थिति उसके बालिग हो जाने पर, यानी कि जब वो बालिग हो जाएगा तब स्थितियां बदल जाएंगी। ठीक है। वास्तव में बालिग हो जाने पर नाबालिग को यह निर्णय लेना होगा कि क्या वह फर्म में साझेदार बने रहना चाहता है। 6 माह के अंदर उसे अपने निर्णय का सार्वजनिक नोटिस देना होगा। ठीक है। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो उसे पूर्ण रूपेण साझेदार माना जाएगा। ठीक है। अन्य सक्रिय साझेदारों के समान ही फर्म की देनदारी के लिए उसका दायित्व भी असीमित होगा। ठीक है। यानी अगर वो पार्टनर बने रहना चाहता है तो उसे कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो छोड़ना चाहता है तो उसे एक नोटिस देना जरूरी है। ठीक है। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे। व्यवसाय संगठन के विभिन्न स्वरूपों में जो 5वां स्वरूप हमारा आता है उसे हम कहते हैं सहकारी संगठन। ठीक है। सहकारी शब्द का अर्थ है किसी साझे उद्देश्य के लिए एक साथ मिलकर काम करना। सहकारी समिति उन लोगों का स्वैच्छिक संगठन है जो सदस्यों के कल्याण के लिए एकजुट हुए हैं। अधिक लाभ के लालची मध्यस्थों के हाथों संभावित शोषण को ध्यान में रखते हुए वे अपने आर्थिक हितों की रक्षा से प्रेरित होते हैं। एक सहकारी समिति का सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है। ठीक है। यानी कि इसमें पंजीकरण आपको कराना ही पड़ेगा। इसकी प्रक्रिया सरल है एवं समिति का गठन करने के लिए कम से कम 10 बालिग सदस्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ठीक है। समिति की पूंजी को अंशों के का निर्गमन कर इसके सदस्यों से जुटाया जाता है। पंजीकरण के पश्चात समिति एक स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व प्राप्त कर लेती है। अब हम लोग जानेंगे सहकारी समिति के लक्षण। ठीक है। सहकारी समिति के लक्षण देख लेते हैं अब। तो क्या है लक्षण? सबसे पहले है स्वैच्छिक सदस्यता। सहकारी समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति में स्वेच्छा से सम्मिलित हो सकता है अथवा उसे छोड़ सकता है। किसी समिति में सम्मिलित होने अथवा उसे छोड़ने के लिए वह बाध्य नहीं है, मतलब अगर वो छोड़ना चाहता है तो वो कभी भी उसे छोड़ सकता है। बस ये है कि छोड़ने से पहले उसे एक नोटिस देना पड़ता है, लेकिन सदस्य बने रहने के लिए बाध्य नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि उसे जुड़े रहना पड़ेगा। इसकी सदस्य खुली होती है। किसी भी धर्म, जाति अथवा लिंग भेद का कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। दूसरा पॉइंट आता है वैधानिक स्थिति। सहकारी समिति का पंजीकरण अनिवार्य है। इससे समिति को अपने सदस्यों से अलग पृथक अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। समिति अनुबंध कर सकती है एवं अपने नाम से परिसंपत्ति रख सकती है, दूसरों पर मुकदमा कर सकती है तथा दूसरे इस पर भी मुकदमा कर सकते हैं। इसके पृथक वैधानिक अस्तित्व के कारण सदस्यों के इस प्रवेश अथवा इसको छोड़कर जाने का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। तीसरा आता है हमारा सीमित दायित्व। एक सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी की राशि तक सीमित
रहता है। किसी भी सदस्य के लिए यह राशि अधिकतम जोखिम की सीमा है, मतलब जितना उसने पैसा लगाया है उतना ही जोखिम होगा, मैक्सिमम वही है। चौथा आता है हमारा नियंत्रण। किसी भी सहकारी समिति में निर्णय लेने की शक्ति उसकी निर्वाचित प्रबंध कमेटी के हाथों में होती है। सदस्यों के पास वोट का अधिकार होता है, जिससे उन्हें प्रबंध समिति के सदस्यों को चुनने का अवसर मिलता है तथा सहकारी समिति का स्वरूप प्रजातांत्रिक बनता है। और पांचवा भाग हमारा आता है सेवा भावना। सहकारी समिति के उद्देश्य पारस्परिक सहायता एवं कल्याण के मूल्यों पर अधिक जोर देते हैं, इसलिए इसके कार्यों में सेवा भाव प्रधान रहता है। अगर सहकारी समिति को अधिक की प्राप्ति होती है तो इसे समिति के उपनियमों के अनुरूप सदस्यों में लाभांश के रूप में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो ये लक्षण या फिर विशेषताएं समाप्त हो गई यहाँ पे सहकारी समिति की। अब हम जानेंगे इसके गुणों के बारे में। चलिए देखते हैं। सहकारी समिति के सदस्यों को अनेक लाभ होते हैं। सहकारी समिति के कुछ लाभ नीचे दिए जा रहे हैं। सबसे पहले वोट की समानता। सहकारी समिति एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत से शासित होती है। ठीक है, सदस्यों द्वारा लगाई गई पूंजी की राशि से प्रभावित हुए बिना प्रत्येक सदस्य को वोट देने का समान अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने ज़्यादा पैसे लगाए हैं, कम पैसे लगाए हैं, तो ऐसा कुछ है, तो उसमें प्रत्येक सदस्य को वोट का समान अधिकार प्राप्त है। दूसरा गुण है सीमित दायित्व। सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। उनकी निजी संपत्तियों को व्यवसाय के ऋणों को चुकाने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है, क्योंकि हमने देखा कि जो एकल स्वामित्व था या फिर साझेदारी या संयुक्त हिंदू परिवार, इनमें निजी संपत्ति का उपयोग भी किया जा रहा था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है स्थायित्व। सदस्यों की मृत्यु, दिवालिया होना अथवा पागलपन सहकारी समिति की निरंतरता को प्रभावित नहीं करता है। समिति इसलिए सदस्यता में आए परिवर्तन से प्रभावित हुए बिना कार्य करती रहती है। ठीक है, अब चौथा देखते हैं। चौथा है हमारा मितव्ययी प्रचालन। सदस्य समिति को साधारणतः अवैतनिक सेवाएं देते हैं, क्योंकि ध्यान मध्यस्थ की समाप्ति पर ही केंद्रित होता है। इससे लागत में कमी आती है। अधिकांश ग्राहक समिति के सदस्य ही होते हैं, इसलिए डूबते ऋणों का जोखिम बहुत कम होता है। ठीक है, अधिकांश ग्राहक जो है वो समिति के सदस्य होते हैं, तो इसलिए डूबते ऋणों में जो जोखिम अपने आप ही कम हो जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा सरकारी सहायता। सहकारी समिति लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है, इसलिए इनको कम टैक्स, अनुदान, नीची ब्याज की दर पर ऋण के रूप में सरकार से सहायता मिलती रहती है। आगे देखते हैं आप कहता है सरल स्थापना। सहकारी समिति कम से कम 10 सदस्यों से प्रारंभ की जा सकती है। इसके पंजीकरण की प्रक्रिया सरल है तथा इसमें कानूनी औपचारिकताएं कम हैं। इसकी स्थापना सहकारी समिति अधिनियम 1912 में दी गई व्यवस्था के अनुसार होती है। आप अपने एनसीईआरटी की पुस्तक में देखेंगे तो एक बॉक्स यहाँ पे दिया गया है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स पूर्व में एक साझेदारी फर्म थी। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। आज अनेक कंपनियों का उद्गम साझेदारी है। ठीक है, विश्व की शीर्ष लेखांकन फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को 1998 में प्राइस वाटर हाउस एवं कूपर्स एंड लाइब्रेंड 2 कंपनियों को मिलाकर बनाया गया था। प्रत्येक का इतिहास 150 वर्ष पुराना है तथा 19वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन से जुड़ा है। 1850 में सैमुअल लोवेल प्राइस ने लंदन में लेखांकन व्यवसाय स्थापित किया। 1865 में विलियम एच हॉलीलैंड एवं एडविन वाटरहाउस के साथ मिलकर उसने साझेदारी फर्म बनाई। जैसे जैसे फर्म बढ़ी, पेशेवर कर्मचारियों में से आवश्यक योग्यता प्राप्त लोगों को साझेदारी फर्म में सम्मिलित कर लिया गया। 1980 के अंत तक प्राइस वाटर हाउस एक महत्वपूर्ण लेखांकन फर्म बन चुकी थी। ठीक है दोस्तों, अब हम जान लेते हैं सहकारी संगठन जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे उसकी सीमाएं क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहली सीमा सीमित संसाधन। सहकारी समिति के संसाधन सदस्यों की पूंजी से बनते हैं, जिनके साधन सीमित होते हैं। निवेश पर लाभांश की नीची दर के कारण अधिक सदस्य इसमें नहीं बन पाते। ठीक है, अक्षम प्रबंधन। सहकारी समितियां ऊंचा वेतन नहीं दे पाती, इसलिए उसको कुशल प्रबंधक नहीं मिल पाते। जो सदस्य स्वेच्छा से अवैतनिक सेवाएं
देते हैं वे साधारणतः पेशेवर योग्यता प्राप्त नहीं होते, अतः वे प्रभावी प्रबंधन नहीं कर पाते। तीसरा आता है हमारा गोपनीयता की कमी। सदस्यों की सभा में खुलकर चर्चा होती है तथा समिति अधिनियम की धारा 7 के अनुसार प्रत्येक सहकारी समिति पर प्रकट करने का दायित्व है, इसलिए समिति परिचालन के संबंध में गोपनीयता बनाए रखना कठिन होता है। ठीक है, अगला आता है हमारा सरकारी नियंत्रण। सहकारी समिति को सरकार सुविधाएं देती है, लेकिन बदले में उसे खातों के अंकेक्षण, खाते जमा करना आदि से संबंधित कई नियमों का पालन भी करना होता है। ठीक है, अब पालन करना होता है। सहकारी संगठन के कार्य संचालन पर नियंत्रण के बहाने राज्य सहकारी विभाग का हस्तक्षेप भी होता है। इससे समिति के प्रचालन की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आता है हमारा विचारों की भिन्नता। परस्पर विरोधी विचारों के कारण आंतरिक कलह उत्पन्न हो सकती है, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। ठीक है, कल्याण के प्रयोजन पर व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो सकते हैं। यदि कुछ सदस्य व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता दें तो अन्य सदस्य का हित पीछे छूट सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इसकी सीमाएं यहाँ पे समाप्त होती हैं। अब हम जानेंगे सहकारी समितियों के प्रकार कि इनके टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले हम पहला देखते हैं, उपभोक्ता सहकारी समितियां। उपभोक्ता सहकारी समितियों का गठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इसके सदस्य वे उपभोक्ता होते हैं जो बढ़िया गुणवत्ता वाली वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी समिति का उद्देश्य मध्यस्थ को समाप्त करना होता है ताकि प्रचालन मितव्ययी हो और समिति थोक विक्रेता से वस्तुओं को सीधे बड़ी मात्रा में क्रय करती है तथा उन्हें अपने सदस्यों को बेच देती है। इस प्रकार बिचौलिए खत्म हो जाते हैं। यदि कुछ लाभ होता है तो वह सदस्यों के द्वारा क्रय के आधार पर बांट लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इन लोगों का अपने उपभोक्ताओं का जो है रक्षण करने के लिए ठगों से। आगे चलते हैं, देखते हैं उत्पादक सहकारी समितियां। उत्पादक सहकारी समितियां क्या कह रही हैं। इन समितियों की स्थापना छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए की जाती है। इससे सदस्य वे उत्पादक होते हैं जो उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए वस्तुओं के उत्पादन हेतु आगत जुटाते हैं। समिति का उद्देश्य बड़े पूंजीपतियों के विरुद्ध खड़े होना है। ठीक है, तथा छोटे उत्पादकों की सौदा करने की शक्ति को बढ़ाना है। यह सदस्यों को कच्चा माल, उपकरण एवं अन्य आगतों की आपूर्ति करती हैं तथा बिक्री के लिए उनके उत्पादों को भी खरीदती हैं। प्रचालन की प्रकृति के अनुसार लाभ को सदस्यों में उनके द्वारा उत्पादित अथवा विक्रय किए गए माल के आधार पर बांट दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे सहकारी समितियां जो है, उत्पादक सहकारी समितियां, ये दोनों का काम करती हैं। कच्चा माल भी सप्लाई कर रही हैं और उनसे तैयार माल खरीद भी लेती हैं। तो इससे जो छोटे उत्पादक हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। अगला पॉइंट आता है हमारा इसी प्रकार में विपणन सहकारी समितियां। विपणन समितियों का गठन छोटे उत्पादकों को उनके उत्पादों को बेचने में सहायता के लिए किया जाता है। इसके सदस्य वे उत्पादक होते हैं जो अपने उत्पादों के उचित मूल्य वसूलना चाहते हैं। समिति का लक्ष्य मध्यस्थों को समाप्त करना तथा उत्पादों के लिए अनुकूल बाजार सुरक्षित कर सदस्यों की प्रतियोगी स्थिति में सुधार करना है। समिति प्रत्येक सदस्य के उत्पाद को एकत्रित करती है तथा उन्हें सर्वोत्तम मूल्य पर बेचने के लिए परिवहन, भंडारण, पैकेजिंग आदि विपणन कार्यों को करती है। लाभ को उत्पाद संघ के सदस्यों को योगदान के अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ परिभाषाएं यहाँ पे दी गई हैं। सहकारिता संगठन वह स्वरूप है जिनमें कुछ लोग मानवता एवं समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों के प्रोत्साहन हेतु स्वेच्छा से संगठित होते हैं। ये कहा है E.H. कैलवर्ट ने। आगे देखते हैं, सहकारिता संगठन एक समिति है, ठीक है, जिसका उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना है। अब इसमें आता है हमारा चौथा भाग। चौथा भाग आ गया हमारा जिसका नाम है किसान सहकारी समितियां। ठीक है, इन समितियों का गठन किसानों को उचित मूल्य पर आगत उपलब्ध कराकर उनके हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। इसके सदस्य वे किसान होते हैं जो मिलकर कृषि कार्यों को करना चाहते हैं। समिति का उद्देश्य बड़े पैमाने पर कृषि का लाभ उठाना एवं उत्पादकता को बढ़ाना है। ऐसी समितियां फसलों के उगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, खाद, मशीनरी एवं अन्य आधुनिक तकनीक
उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, इससे न केवल किसानों की पैदावार तथा आय बढ़ती है, बल्कि इससे खंडित भूजोतों से संबंधित समस्याओं का हल करने में सहायता मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा सहकारी ऋण समितियां। सहकारी ऋण समितियों की स्थापना सदस्यों को आसान शर्तों पर सरलता से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। इसके सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता चाहते हैं। ऐसी समितियों का लक्ष्य सदस्यों को साहूकारों के शोषण से संरक्षण प्रदान करना है, जो ऋणों पर ऊंची दर से ब्याज लेते हैं। ऐसी समितियां अपने सदस्यों से एकत्रित की गई पूंजी एवं उनकी जमा में से नीची दर पर ऋण देते हैं। सहकारी आवास समितियां, अगला पॉइंट आ गया हमारा। सहकारी आवास समितियों की स्थापना सीमित आय के लोगों को उचित लागत पर मकान बनाने में सहायता के लिए की जाती है। इसके सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो उचित मूल्य पर रहने का स्थान प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इसका उद्देश्य सदस्यों की आवासीय समस्याओं का समाधान करना है। इसके लिए वह मकान बनाती हैं तथा किस्तों में भुगतान की सुविधा भी देती हैं। ऐसी समितियां फ्लैट बनाती हैं या फिर सदस्यों को प्लाट जमीन देती हैं जिस पर वे स्वयं अपनी पसंद से भवन बनवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है जो कि छठा प्रकार है हमारे व्यवसाय संगठन का, जो कि है संयुक्त पूंजी कंपनी। जी हाँ दोस्तों, कंपनी कुछ लोगों का एक ऐसा संघ है जिसका गठन किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तथा जिसका अपने सदस्यों से हटकर वैधानिक अस्तित्व हो। ठीक है दोस्तों, कंपनी संगठन कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा शासित होते हैं। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्तित्व वाली संस्था है जिसका अलग से एक वैधानिक अस्तित्व है, शाश्वत उत्तराधिकार एवं सार्वमुद्रण है। कंपनी संगठन कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा शासित होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार कंपनी शासन उन कंपनियों से है जिनका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 में या इससे पूर्व किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। ठीक है दोस्तों, अंशधारक कंपनी के स्वामी होते हैं। ठीक है, और जबकि निदेशक मंडल प्रमुख प्रबंधकर्ता जिन्हें अंशधारक चुनते हैं। साधारणतः कंपनी के स्वामियों का व्यवसाय पर परोक्ष रूप से नियंत्रण होता है। कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है जिन्हें अंश शेयर कहते हैं, जिन्हें एक अंशधारक किसी दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित कर सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक टेबल दी गई है, चलिए वो टेबल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये टेबल आपके सामने आ गई है। ये एक पुरानी टेबल है दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो, जो कि 2005 की है। ठीक है, इसमें भारत में वरीयता क्या है कंपनी की, सबसे टॉप पे 2005 जुलाई के अनुसार है ये इंडियन ऑयल है। ठीक है, जिसका भूमंडलीय 500 में से 170 है। ठीक है, आगत मिलियन में अगर आप देखें डॉलर में तो 29,643.2 और लाभ है वो है 1218.8। वेबसाइट ये आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, जिसका भूमंडलीय 500 में से 417 है। आगत इसमें है $14,841 मिलियन और लाभ है $1699.9 मिलियन में। तीसरा हमारा भारत पेट्रोलियम, जो इसका भूमंडलीय 500 में से 429 है। आगत डॉलर में है $14,436.9 मिलियन और लाभ है $315.5 मिलियन। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिसका भूमंडलीय है 436, आगत है $14,114.9 मिलियन और इसके बाद हमारा आता है
इसके बाद हमारा आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का लाभ, जो कि है 315.5 मिलियन डॉलर में। ठीक है। इसके बाद है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ONGC जिसे कहते हैं, भारतीय भूमंडलीय, इसमें 500 में से है 454, और आगत है इसमें 13,751.7 मिलियन डॉलर, और इसका लाभ जो है वो है 319.5 मिलियन डॉलर। ठीक है दोस्तों, कुल जोड़ यहाँ आप देख सकते हैं, और यहाँ इन सभी की वेबसाइट भी दी गई है। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और टॉपिक को समझते हैं। ये कुछ उदाहरण थे कंपनियों के। संयुक्त पूंजी कंपनी की परिभाषा उसके लक्षण स्पष्ट कर देती है, जो कि ये हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी की रचना कानून द्वारा होती है। ठीक है, कानून द्वारा होती है तथा इसके अपने सदस्यों से अलग स्वतंत्र अस्तित्व होते हैं। एक प्राकृतिक व्यक्ति के समान कंपनी अपनी संपत्ति रख सकती है, ऋण ले सकती है, उधार ले सकती है, अनुबंध कर सकती है, दूसरों पर मुकदमा भी कर सकती है। ठीक है, और इन पे खुद पे भी मुकदमे हो सकते हैं। लेकिन व्यक्तियों के समान यह सांस नहीं ले सकती, खा नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट, पृथक वैधानिक अस्तित्व। समामेलन के दिन से ही कंपनी को अलग पहचान मिल जाती है, जो इसके सदस्यों से पृथक होती है। इसकी परिसंपत्तियां एवं इसकी देयताएं इसके स्वामियों की परिसंपत्तियों एवं देयताओं से पृथक होती हैं। कानून व्यवसाय एवं इसके स्वामियों को एक नहीं मानता। ठीक है, दोनों भिन्न हो जाते हैं यहाँ पे। दूसरा आता है हमारा फिर स्थापना। कंपनी की स्थापना अधिक समय लेने वाली खर्चीली एवं जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें टाइम लगता है और खर्चा भी ज़्यादा आता है, और एक जटिल प्रक्रिया है। इसके कार्य प्रारंभ से पहले कई प्रलेख तैयार करना तथा कई कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना होता है। कंपनियों का समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 अथवा किसी पूर्व अधिनियम में होना अनिवार्य है। वे सभी कंपनियां जिनका समामेलन कंपनी अधिनियम 1956 अथवा उससे पूर्व के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, उन्हें किसी भी कंपनियों की सूची में सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा शाश्वत उत्तराधिकारी। कंपनी की रचना कानून द्वारा होती है तथा कानून ही इसका अंत कर सकता है। इसके अस्तित्व का अंत केवल तभी होगा जबकि इसको बंद करने की प्रक्रिया, जिसे समापन कहते हैं, पूरी हो जाएगी। सदस्य आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन इसका अस्तित्व बना रहेगा। अगला पॉइंट आता है हमारा नियंत्रण। कंपनी के मामलों का प्रबंध एवं नियंत्रण निदेशक मंडल करता है, जो कंपनी के व्यवसाय को चलाने के लिए उच्च प्रबंध अधिकारियों की नियुक्ति करता है। निदेशकों की स्थिति अत्यधिक महत्व की होती है, क्योंकि कंपनी के कार्यों के लिए वे अंशधारकों के प्रति सीधे उत्तरदायी होते हैं। वैसे अंशधारियों को व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा दायित्व। हानि होने की स्थिति में सदस्यों का दायित्व कंपनी में उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। ठीक है, लेनदार अपने दावों का निवारण करने के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों का ही उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऋण का भार कंपनी पर है, ना कि इसके सदस्यों पर। सदस्यों से हानि में योगदान के लिए उनके हिस्से की अदत्त राशि तक के ही लिए लिया जा सकता है। ठीक है, यानी उनकी जो हिस्सेदारी की राशि है वही लिया जा सकता है। बस उदाहरण के लिए, अक्षय किसी कंपनी का अंशधारी है, उसके पास 10 रुपए के 2000 अंश हैं, जिन पर उसने 7 रुपए का भुगतान कर दिया है। यदि कंपनी को हानि होती है तो उसकी देनदारी 6000 रुपए की होगी, जो कि 2000 अंशों पर 3 रुपए प्रति अंश से अदत्त राशि है। कंपनी की इससे और अधिक हानि के लिए वह उत्तरदायी नहीं है। अगला पॉइंट आता है हमारा सार्वमुद्रण। ठीक है दोस्तों, सार्वमुद्रण में क्या होता है? एक कंपनी की सार्वमुद्रा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हो ही। यदि कंपनी की सार्वमुद्रा है तो यह कंपनी की प्रपत्रों जैसे समझौतों पर अनिवार्य रूप से लगी होनी चाहिए। यदि कंपनी की सार्वमुद्रा ना हो तो प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति संचालक मंडल के संकल्प से प्राधिकृत होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा जोखिम उठाना। कंपनी में हानि के जोखिम
को सभी अंशधारक वहन करते हैं, ना कि एक या कुछ व्यक्ति, जैसा एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी में होता है। वित्तीय कठिनाई के समय सभी अंशधारकों को कंपनी की पूंजी में अपने अपने हिस्से की सीमा तक ऋण में योगदान देना होता है, अतः हानि की जोखिम को बड़ी संख्या में अंशधारकों में बांट दिया जाता है। आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो उसमें एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें अमूल का अद्भुत सहकारिता उपक्रम के बारे में दिया गया है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम कंपनी के गुणों के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। अमूल प्रतिदिन 21,20,000 किसानों से, जिनमें अनेकों अनपढ़ हैं, 4,47,000 लीटर दूध इकट्ठा करता है। दूध को पैकिंग किए ब्रांड उत्पादों में परिवर्तित करता है तथा 6 करोड़ के मूल्य का माल देश भर में फैले 5 लाख फुटकर विक्रय केंद्रों को पहुंचाता है। इसकी शुरुआत दिसंबर 1946 में किसानों के एक समूह द्वारा की गई, जो स्वयं को मध्यस्थों के चंगुल से मुक्त कराना चाहते थे। बाजार में सीधी पहुंच द्वारा अपने परिश्रम का पूरा लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। आनंद नामक गांव में स्थित केरा जिला दूध सहकारिता संघ, जो अब अमूल के नाम से प्रसिद्ध है, ने चमत्कारिक विस्तार किया। इसने अन्य दूध सहकारी समितियों को मिलाया तथा गुजरात में फैला इनका जाल अब 21.2 लाख किसान, 10,411 ग्राम स्तर के दूध एकत्रण केंद्र, 14 जिला स्तर के संयंत्रों को गुजरात सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ की देखरेख में संचालित कर रहा है। अमूल विभिन्न संघों द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों का एक साझा ब्रांड है। ये उत्पाद हैं तरल दूध, पाउडर, मक्खन, घी, पनीर, कोको उत्पाद, मिठाइयाँ, आइसक्रीम एवं गाढ़ा किया गया दूध। अमूल के कुछ उप ब्रांड हैं, जैसे अमूल स्प्रे, अमूल लस्सी, अमूल्य एवं न्यूट्रामूल। खाद्य तेल उत्पादों का समूह धारा एवं लोकधारा के नाम से, जलधारा नाम से पेयजल तथा फलों का रस सफल के नाम से बेचा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें कुछ जानकारी दी गई है, उसको भी पढ़ लेते हैं। पूर्व कंपनी अधिनियम से आज से क्या है इसको देख लेते हैं कि इनमें से कोई भी एक अधिनियम, ठीक है, पहले या भारतीय कंपनी अधिनियम 1866 का 10 से पूर्व कंपनियों से संबंधित लागू अधिनियम। भारतीय कंपनी अधिनियम 1866 का 10। भारतीय कंपनी अधिनियम 1882 का छठा भाग। भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 का छठा भाग। ठीक है, जो पूर्व कंपनी अधिनियम है वो ये हैं। इसके बाद है स्थानांतरित कंपनियां पंजीकरण अध्यादेश 1942 का अध्यादेश 42वां भाग, और उसके बाद आता है हमारा कंपनी अधिनियम 1956। ठीक है, अब इसके गुणों के बारे में अब हम जान लेते हैं और चलते हैं हम कंपनी के गुणों पे। कंपनी के अनेक लाभ हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। सबसे पहले सीमित दायित्व। अंशधारक अपने अंशों की अदत्त राशि की सीमा तक उत्तरदायी होते हैं तथा ऋणों के निपटान के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों का ही उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, स्वामी की निजी संपत्ति हर प्रकार के प्रभार से मुक्त रहती है। इससे निवेशक का जोखिम कम हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा हितों का हस्तांतरण। स्वामित्व के हस्तांतरण में सरलता कंपनी में निवेश का अतिरिक्त लाभ है, क्योंकि ये एक सार्वजनिक कंपनी के अंशों को बाजार में बेचा जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें आसानी से रोकड़ में बदला जा सकता है। इससे निवेश में बाधा नहीं आती तथा निवेश की दृष्टि से कंपनी एक आकर्षक माध्यम बन जाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है स्थायी अस्तित्व। स्थायी अस्तित्व में कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। ठीक है, पृथक अस्तित्व होता है तथा इस पर उनकी मृत्यु, अवकाश ग्रहण, त्याग पत्र या फिर वो दिवालिया हो जाएं या फिर वे पागल हो जाएं, इसका कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी के सभी सदस्यों की मृत्यु पर भी कंपनी अस्तित्व में रहती है। इसका समापन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही हो सकता है। अगला पॉइंट आता है हमारा विस्तार की संभावना। ठीक है, विस्तार की संभावना में क्या कहता है
कि संगठन के एकल स्वामित्व और साझेदारी में तुलना करने पर एक कंपनी के पास वित्त के अधिक स्रोत हैं। एक कंपनी जनता से धन की व्यवस्था के साथ साथ बैंक और वित्तीय संस्थानों से भी ऋण ले सकती है। इसमें विस्तार की व्यापक संभावना है। निवेशक का शेयर पूंजी में लगाने की ओर झुकाव रहता है क्योंकि इसमें सीमित दायित्व, स्वामित्व का हस्तांतरण और अधिक लाभ प्राप्ति की संभावना होती है। इसके बाद आता है हमारा पेशेवर प्रबंध। कंपनी विशेषज्ञों एवं पेशेवर लोगों को ऊंचा वेतन देने में सक्षम होती है, इसलिए वह विभिन्न क्षेत्रों में निपुण लोगों को नियुक्त कर सकती है। उसके प्रचालन के पैमाने के विस्तृत होने के कारण कार्य विभाजन भी संभव हो पाता है। प्रत्येक विभाग एक कार्य विशेष को करता है, ठीक है, तथा उसका मुखिया एक निपुण प्रबंधक होता है। इससे कंपनी के निर्णय संतुलित होते हैं एवं उसका प्रचालन अधिक कुशल होता है। भाई प्रबंधक ही अगर बढ़िया होगा तो संचालन अपने आप ही बढ़िया होगा। अब इसके बाद आती है हमारी कंपनी की कुछ सीमाएं, ठीक है, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले निर्माण में जटिल। कंपनी के निर्माण के लिए अधिक समय, प्रयत्न, कानूनी आवश्यकताओं एवं निर्माण प्रक्रिया के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। अतः एकल व्यापारी एवं साझेदारी की तुलना में कंपनी का निर्माण अधिक जटिल होता है, ठीक है। इसमें गोपनीयता की कमी है। कैसे है? कंपनी अधिनियम के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी को समय समय पर कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में अनेकों सूचनाएं देनी होती हैं। ये समस्त सूचनाएं जनसाधारण को उपलब्ध होती हैं, इसलिए कंपनी प्रचालन के संबंध में पूरी गोपनीयता रखना कठिन होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा अव्यक्तिक कार्य वातावरण। स्वामित्व एवं प्रबंध में पृथकता से एक ऐसा वातावरण बन जाता है जिसमें कंपनी के अधिकारीगण ना तो प्रयत्न करते हैं, ना ही व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हैं। कंपनी एक बड़े आकार के कारण स्वामी एवं उच्च प्रबंधकों के लिए कर्मचारी, ग्राहक एवं लेनदारों से व्यक्तिगत संपर्क रखना कठिन हो जाता है। अगला है हमारा, जो कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, अनेकानेक नियम। कंपनी के कार्य संचालन के संबंध में कई कानूनी प्रावधान एवं बाध्यताएं हैं। कंपनी पर अंकेक्षण, वोट देने, विवरण जमा करने, प्रलेख तैयार करने के संबंध में अनेकों प्रतिबंध होते हैं। इसे रजिस्ट्रार, सेबी, कंपनी लॉ बोर्ड जैसी अनेकों संस्थाओं से विभिन्न प्रमाण पत्र लेने होते हैं। इससे कंपनी की प्रचालन संबंधी स्वतंत्रता कम हो जाती है तथा इन औपचारिकताओं में काफी समय, प्रयत्न एवं पैसा लगता है। अगला पॉइंट आता है हमारा निर्णय में देरी। कंपनी का प्रबंध लोकतांत्रिक ढंग से निदेशक मंडल के माध्यम से होता है, जिसके बाद प्रबंधन के विभिन्न स्तर, उच्च, मध्य एवं निम्न स्तर के प्रबंध आते हैं। विभिन्न प्रस्तावों के संप्रेषण एवं अनुमोदन की प्रक्रिया के कारण न केवल निर्णय लेने में बल्कि उन्हें क्रियान्वित करने में देरी होती है। अल्पतंत्रीय प्रबंधन। सिद्धांततः कंपनी एक लोकतांत्रिक संस्था है जिसमें निदेशक मंडल स्वामियों यानी अंशधारकों के प्रतिनिधि होते हैं, परंतु व्यवहार में अधिकांश बड़े आकार के संगठनों में, जिनमें बड़ी संख्या में अंशधारी होते हैं, स्वामियों का कंपनी के नियंत्रण एवं उसके संचालन में बहुत कम हाथ होता है, क्योंकि अंशधारी पूरे देश में फैले होते हैं तथा उनका बहुत कम प्रतिशत साधारण सभा में उपस्थित होता है। परिणाम स्वरूप निदेशक मंडल को अपने अधिकारों को प्रयोग करने की पूरी आज़ादी मिल जाती है तथा कभी कभी वे अंशधारकों के हितों के विरुद्ध भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब वो लोग मीटिंग में है ही नहीं, वहाँ पे सभा में है ही नहीं, तो उनके विरुद्ध भी कार्य कंपनी कर देती है। साधारणतः एक अंशधारक जो प्रबंध से संतुष्ट नहीं है के समक्ष अपने अंशों को बेच देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता, क्योंकि निदेशकों को सभी प्रमुख निर्णयों को लेने का अधिकार होता है। इसलिए कंपनी का शासन कुछ लोगों के हाथ में ही होता है। अगला पॉइंट आता है हमारा हितों का टकराव। कंपनी के विभिन्न अंशधारकों के हितों में टकराव हो सकता है। उदाहरण के लिए कर्मचारियों की रुचि ऊंचे वेतन में होगी तो उपभोक्ता कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु एवं सेवाएं चाहेंगे, वहीं अंशधारी चाहेंगे कि उन्हें ऊंची दर से लाभांश मिले एवं उनके अंशों का वास्तविक मूल्य बढ़े। इन परस्पर विरोधी हितों को संतुष्ट करना कंपनी प्रबंधन में अक्सर जो है वो समस्याओं को जन्म दे देता है।
जैसा कि आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं कि निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में एक अंतर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आधार क्या है वो देखते हैं। सदस्य निदेशकों की न्यूनतम संख्या न्यूनतम प्रदत्त पूंजी सदस्यों की अनुक्रमणिका अंशों का हस्तांतरण अंशों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रण। ठीक है, यानी कि अपनी जो कंपनी है उनकी उसके कुछ हिस्से को बेचने के लिए वे या ट्रांसफर करने के लिए जनता को आमंत्रित करते हैं। तो सार्वजनिक कंपनी में क्या है, न्यूनतम 7 अधिकतम कोई सीमा नहीं। ठीक है, कंपनी शुरू करने के लिए सार्वजनिक कंपनी को प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम 7 लोग होने चाहिए और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। कम से कम 3-5 लाख रुपए अनिवार्य, कोई प्रतिबंध नहीं, अपने अंशों एवं ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम 3-5 लाख रुपए अनिवार्य। ठीक है, कोई प्रतिबंध नहीं है, अपने अंशों एवं ऋण पत्रों के क्रय के लिए आप जनता को आमंत्रित करिए और अपना दीजिए। ठीक है, अब निजी कंपनी की बात करते हैं। न्यूनतम इसमें 2 है और अधिकतम 50। ठीक है, कम से कम 2 लाख रुपए अनिवार्य है। ठीक है, नई हस्तांतरण पर प्रतिबंध है, अपने अंशों एवं ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकते ये। ठीक है, तो सार्वजनिक कंपनी जो है वो मार्केट में अपने शेयर ला सकती है, लेकिन जो निजी कंपनी है वो शेयर के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती है। आप देख रहे होंगे आपकी पुस्तक में एक और बॉक्स दे रखा होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी की गुणवत्ता यात्रा। ठीक है, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे भेल के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है, आज भारत की ऊर्जा आधारभूत ढांचा संबंधी क्षेत्र का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण उद्यम है। BHEL की स्थापना 40 वर्ष से अधिक पहले की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना के साथ में भारत में देसी भार विद्युत उपकरण उद्योग ने प्रवेश किया। BHEL में न केवल हमारे स्वप्न को पूरा किया बल्कि उससे कहीं आगे निकल यह कंपनी 1971-72 से लगातार लाभ कमा रही है तथा 1976-77 से लाभांश दे रही है। BHEL 30 मुख्य उत्पाद समूहों के 180 से अधिक उत्पादों का उत्पादन कर रही है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्र बिजली उत्पादन एवं संचारण, उद्योग, परिवहन, दूरसंचार, नवीनीकरण योग्य ऊर्जा आदि की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। BHEL गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली ISO 9001, पर्यावरण प्रबंध प्रणाली ISO 14001 एवं पेशेवर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध प्रणाली OHSAS 18001 से प्रमाणित है तथा पूर्ण गुणवत्ता प्रबंध की दिशा में अग्रसर है। BHEL की मुख्य उपलब्धियां निम्न हैं। कौन कौन से? सबसे पहले BHEL ने सुविधाएं एवं औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए 90,000 से भी अधिक मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए उपकरण लगाए हैं। ठीक है, कितने वाट? 90,000 से भी अधिक। 40 किलोवाट AC व DC तक के संचारण एवं वितरण के जाल में प्रचालन के लिए 2,25,000 मेगावाट के संचारण क्षमता एवं अन्य उपकरणों की आपूर्ति की है। किसने की है? भेल ने की है। ठीक है, बिजली परियोजनाओं, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरीज, इस्पात, एल्यूमिनियम, रासायनिक खाद, सीमेंट संयंत्र आदि को 25,000 से ऊपर ड्राइव नियंत्रण प्रणाली वाली मोटरों की आपूर्ति की है। चौथा है हमारा 12,000 किलोमीटर से भी अधिक रेलवे लाइन के जाल को विद्युत ट्रैक्शन एवं AC/DC लोकों की आपूर्ति की है। किसने की है? भेल ने की है। पावर संयंत्र एवं अन्य उद्योगों को 10 लाख वाल्वों की आपूर्ति की भेल ने। ठीक है, BHEL एक दिव्य स्वप्न, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का इंजीनियरिंग उद्यम बनने का है जिससे उसकी भागीदारी में बढ़ोतरी होगी। कंपनी अपनी इन आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने एवं देश की वैश्विक स्तर पर कार्य करने की आशा को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है। BHEL की प्रमुख शक्ति उसके कौशल और समर्पित 43,500 कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारी को अपने विकास और भविष्य को उज्जवल बनाने का समान अवसर दिया जाता है। लगातार प्रशिक्षण और
पुनः प्रशिक्षण, भविष्य की योजना, अनुकूल कार्य संस्कृति और प्रबंध की भागीदारी, इन सभी से प्रतिबद्ध और प्रेरित कार्य बल को स्थापित करके उत्पादकता, गुणवत्ता और जवाबदेही के मानक हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया आपके BHEL की वेबसाइट से। तो अब हम पढ़ेंगे कंपनियों के प्रकार के बारे में। ठीक है, कंपनी दो प्रकार की हो सकती है। ठीक है, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। एक छोटा सा अंतर हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं निजी कंपनी। निजी कंपनी से अभिप्राय उस कंपनी से है जो अपने सदस्य पर अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है। ठीक है, जिससे वर्तमान एवं भूतपूर्व कर्मचारियों को छोड़कर न्यूनतम 2 एवं अधिकतम 200 सदस्य होते हैं। किसमें? निजी कंपनी में। जो अंश पूंजी लगाने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है। ठीक है, यदि कोई निजी कंपनी ऊपर दिए प्रावधानों में से एक का भी उल्लंघन करती है तो यह निजी कंपनी नहीं रहेगी तथा इसको प्राप्त सभी छूटें, सुविधाएं जो है वो उससे छीन ली जाएंगी। निजी कंपनी को प्राप्त विशेष अधिकारों से जो हैं वो कुछ कौन कौन से हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है, एक निजी कंपनी के निर्माण के लिए केवल 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के निर्माण के लिए 7 व्यक्तियों की। विवरण पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निजी कंपनी के अंशों के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया जा सकता। यानी कि इसमें आप जनता को आमंत्रित नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है हमारा, न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त किए बिना अंशों का आवंटन किया जा सकता है। ठीक है, एक निजी कंपनी समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, जबकि सार्वजनिक को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए व्यापार प्रारंभ प्रमाण पत्र की प्राप्ति तक रुकना पड़ता है। यानी कि सार्वजनिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए भी एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट आता है हमारा, एक निजी कंपनी में 2 निदेशक होने चाहिए, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशक की आवश्यकता होती है। निजी कंपनी को सदस्यों की अनुक्रमणिका रखने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सार्वजनिक कंपनी के लिए यह आवश्यक है। क्या? निजी कंपनियों को सदस्यों की अनुक्रमणिका रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी में यह बहुत ही आवश्यक है। एक निजी कंपनी में निदेशकों को ऋण देने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। ऋण की स्वीकृति बिना सरकारी अनुमति के दी जा सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में इसके लिए सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। एक निजी कंपनी के लिए अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य है। ठीक है, अब एक बॉक्स आपकी बुक में दिया गया है, उसको देख लेते हैं, फिर जानेंगे सार्वजनिक कंपनी के बारे में। तो बॉक्स में है हमारे, कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। ये तो बिल्कुल सत्य है। आगे देखते हैं। अब लग्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है। 1963 में देवेंद्र कुमार जैन नाम के नौजवान ने लेखन सामग्री के क्षेत्र में नया अध्याय आरंभ किया। यह नौजवान मेहनत का धनी एवं महत्वाकांक्षी था। 19 वर्ष की कच्ची उम्र में उसने सदर बाजार में बिना किसी मशीन की सहायता के समुच्चय करने की छोटी दुकान शुरू की, जहां वह लग्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पेनों का उत्पादन करने लगा था। लगातार 3 वर्ष तक नंबर 1 राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्टर का पारितोषिक LWIPL को दिया गया। इसी के परिणाम स्वरूप LWIPL को 4 अंतरराष्ट्रीय ब्रांड पायलट, पेपरमेट, पार्कर एवं वाटरमैन के भारत में विनिर्माण एवं वितरण के एकमात्र अधिकार दिए गए हैं। लग्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की आज लेखन उपकरण बाजार में 20% से भी अधिक भागीदारी है। जो सबसे अधिक भागीदारी है, इसका आवर्त 150 करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। आज की तारीख में लग्जर भारत का लेखन यंत्रों का अग्रणी विनिर्माता एवं निर्यातक है। कुल निर्यात में इसका हिस्सा लगभग 15% से भी ऊपर है तथा नई दिल्ली में 4 एवं मुंबई में 3 विनिर्माण इकाइयां हैं, जिनमें 600 से अधिक कर्मचारी हैं। बाजार के अधिकांश खंडों में यह अग्रणी है। यह विभिन्न उपयोगों एवं आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के पेनों का उत्पादन एवं वितरण करता है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने जाना पेन की एक कंपनी के बारे में जिसका हमारे बाजार में 20% से भी अधिक जो है वो हिस्सेदारी हो गई है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों सार्वजनिक कंपनी के बारे में। एक सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी वह है जिसमें कम से कम 7 सदस्य हों तथा अधिकतम इकाई की कोई सीमा नहीं हो, जिसमें अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि निजी कंपनी हस्तांतरण पर प्रतिबंध है। अगला पॉइंट देखते हैं हम इसमें, जो अपनी अंश पूंजी के अभिधान के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है तथा जनसाधारण इसकी सार्वजनिक जमा में रुपया जमा करा सकते हैं। यदि एक निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है तो भी वह सार्वजनिक कंपनी के समान मानी जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन, ये पढ़ने से पहले जो नीचे एक तालिका दी गई है उस तालिका को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये तालिका आपके सामने आ गई दोस्तों, जिसमें 3 पॉइंट हैं ऊपर, चयन, अधिकतम लाभ और न्यूनतम लाभ। तो पूंजी की उपलब्धि ये किस में होगा अधिकतम लाभ कंपनी में, और न्यूनतम किस में होगा एकल स्वामित्व में। ठीक है। स्थापना की लागत ये किस में अधिकतम लाभ होगा एकल स्वामित्व में, क्योंकि ये सरलता से हो जाता है, और कंपनी में कम लाभ होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अधिक समय लगता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आ गया स्थापना आसान। तो स्थापना आसान किस में है एकल स्वामित्व में, और किस में आसान नहीं है कंपनी में। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है ना कंपनी में। फिर है स्वामित्व का हस्तांतरण। कंपनी में आप बहुत ही आसानी से स्वामित्व का हस्तांतरण कर सकते हैं, भाई अपने शेयर बेच दो, ठीक है। और जबकि एकल स्वामित्व में बहुत कठिन है, क्योंकि एक अकेला ही मालिक होता है। फिर आता है प्रबंधन की योग्यता। ये किसमें सरल है कंपनी में, जबकि एकल स्वामित्व में तो अकेला बंदा है तो उसके लिए तो कठिन होगा ही। इसके बाद आता है अंतर्नियम। अंतर्नियम किसमें आसान है एकल स्वामित्व में, क्योंकि एक ही है जो अपने आप डिसीजन लेगा, और कंपनी में यही चीज थोड़ी सी जटिल हो जाती है। लचीलापन एकल स्वामित्व में है, जब मन करेगा खोल देगा बिजनेस, जब मन करेगा बंद कर देगा, जबकि कंपनी में ये इतना सरल नहीं है। इसके बाद आगे का पॉइंट अगर हम देखें तो आगे पॉइंट है हमारा निरंतरता। ठीक है। निरंतरता किसकी ज्यादा है कंपनी की, और इसमें रिस्क किसका ज्यादा है एकल स्वामित्व का, यानी कि इसमें लाभ कम है और इसमें ज्यादा है। फिर आता है हमारा दायित्व, है ना। दायित्व में कंपनी का दायित्व ज्यादा है किसकी तुलना में, माफ कीजिएगा, कंपनी दायित्व में कंपनी को लाभ अधिक है, जबकि एकल में लाभ हमारा कम है। क्यों कम है एकल में लाभ? क्योंकि उसमें उसे अपनी निजी संपत्तियां भी हो सकता है बेचनी पड़े, जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता। आप केवल कंपनी की ही संपत्तियों को बेचकर दायित्वों को पूरा कर सकते हैं, निजी संपत्ति से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। अगला टॉपिक हमारा अब आ गया है जिससे रिलेटेड अभी हमने तालिका पढ़ी है, व्यवसायिक संगठन के स्वरूप का चयन। व्यवसायिक संगठनों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट ही है कि प्रत्येक स्वरूप के कुछ लाभ एवं कुछ हानियां हैं ही। ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसमें देखते हैं क्या कहता है। उचित स्वरूप का चयन कई महत्वपूर्ण घटकों पर निर्भर करता है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि उपयुक्त स्वरूप का चयन करते समय कुछ आधारभूत घटकों को ध्यान में रखा जाए। संगठन के चयन के महत्वपूर्ण निर्धारक घटकों को तालिका 2.4 में दर्शाया गया है तथा उनकी चर्चा नीचे की गई है ना। तो सबसे पहले आ गया हमारा, हमने 2.4 तालिका जो है अभी पीछे हमने पढ़ी है उसी तालिका के बारे में कह रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रारंभिक लागत। जहां तक व्यवसाय की प्रारंभिक लागत का संबंध है, एकल स्वामित्व सबसे कम खर्चीला सिद्ध होता है, तथापि इसकी कानूनी औपचारिकता न्यूनतम है एवं कार्यकलापों का पैमाना छोटा है। साझेदारी में भी सीमित पैमानों पर उद्यम के कारण कम कानूनी औपचारिकता एवं लागत का लाभ इसमें मिलता है। सहकारी समितियों एवं कंपनियों का पंजीयन अनिवार्य है। कंपनी के निर्माण की कानूनी प्रक्रिया लंबी एवं खर्चीली होती है। जहां तक प्रारंभिक लागत का संबंध है, एकल स्वामित्व पहली पसंद है क्योंकि इस पर न्यूनतम व्यय आता है। ठीक है। इसके विपरीत कंपनी संगठन के निर्माण की प्रक्रिया जटिल है तथा
इस पर अधिक व्यय आता है। दायित्व, एकल स्वामित्व एवं साझेदारी स्वामी का दायित्व असीमित होता है, अतः आवश्यकता पड़ने पर ऋणों का भुगतान स्वामियों की निजी परिसंपत्तियों में किया जाता है। ये मैंने आपको तालिका पढ़ाते समय भी बताया। अभी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में केवल कर्ता का ही दायित्व असीमित है ना। सहकारी समितियों एवं कंपनियों में दायित्व सीमित होता है तथा लेनदारों को अपने दावों के भुगतान के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों पर ही संतोष करना पड़ता है। निवेशकों के लिए कंपनी संगठन अधिक उचित है क्योंकि इसमें जोखिम बढ़ जाता है ना। अगर हम दायित्व के उससे बात करें तो वहां पे कंपनी ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे जोखिम जो है वो डिवाइड हो गया लोगों के बारे में। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट जिसका नाम है निरंतरता। ठीक है, एकल स्वामित्व एवं साझेदारी फर्म इनके स्वामियों की मृत्यु, दिवालिया या पागल हो जाने जैसी घटनाओं से उनकी निरंतरता प्रभावित होती है। संयुक्त हिंदू व्यवसायों, सहकारी समितियों एवं कंपनियों की निरंतरता पर ऊपर वर्णित घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि व्यवसाय को स्थायी ढांचे की आवश्यकता है तो कंपनी अधिक उपयुक्त रहती है। यानी अगर हम निरंतरता की बात करें तो ये कंपनी जो है वो सबसे अधिक उपयुक्त रहती है। जबकि थोड़ी अवधि के उपक्रमों के लिए एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी को प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि अगर आप बात करें कि अगर हमें थोड़े समय के लिए कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए एकल स्वामित्व और साझेदारी जो है उसको आप प्राथमिकता दे सकते हैं क्योंकि कंपनी जो है एक लॉन्ग प्रोसेस चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है। अगला पॉइंट है हमारा प्रबंधन की योग्यता। एक एकल स्वामी के लिए प्रचालन के सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना कठिन होता है, जबकि अन्य प्रकार के संगठन जैसे साझेदारी एवं कंपनी में इसकी संभावना अधिक है। श्रम विभाजन के कारण प्रबंधक कुछ क्षेत्र विशेषों में विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं जिससे निर्णयों की श्रेष्ठता बढ़ जाती है, लेकिन लोगों में विचार भिन्नता के कारण टकराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि संगठन के कार्यों की प्रकृति जटिल है तथा जिनके लिए पेशेवर प्रबंध की आवश्यकता हो तो कंपनी को काफ़ी पसंद किया जाएगा। दूसरी ओर यहाँ प्रचालन सरल है, वहाँ एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी अधिक उपयुक्त रहेगी क्योंकि सीमित कौशल रखने वाले व्यक्ति भी ऐसे व्यवसायों को चला सकते हैं। अतः व्यवसाय के कार्यों की प्रकृति एवं पेशेवर प्रबंध की आवश्यकता संगठन के स्वरूप के चयन को प्रभावित करती हैं कि आप किस तरीके के संगठन के स्वरूप का चयन करेंगे। अगला है हमारा पूंजी की आवश्यकता। बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाने के लिए कंपनी अधिक श्रेष्ठ स्थिति में होती है क्योंकि इसके लिए यह बड़ी संख्या में विनियोगकर्ताओं को अंशों का निर्गमन कर सकती है। साझेदारी फर्म को भी सभी साझेदारों के इकट्ठा संसाधनों का लाभ मिल जाता है, लेकिन एक एकल स्वामी के साधन सीमित होते हैं। इसलिए यदि प्रचालन बड़े पैमाने पर है तो कंपनी अधिक उपयुक्त रहेगी, जबकि मध्य एवं छोटे आकार के व्यवसायों के लिए साझेदारी या एकल स्वामित्व अधिक उपयुक्त रहेंगे। विस्तार के लिए कंपनी अधिक उचित रहेगी क्योंकि इसे बड़ी मात्रा में वित्त उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, बड़ी मात्रा में वित्त उपलब्ध हो जाता है। अगला पॉइंट आता है नियंत्रण। व्यवसाय प्रचालन में सीधे नियंत्रण एवं निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार चाहिए तो एकल स्वामित्व को काफी पसंद किया जाएगा, लेकिन यदि स्वामियों को नियंत्रण एवं निर्णय लेने में भागीदारी से परहेज नहीं है तो साझेदारी अथवा कंपनी को अपनाया जा सकता है। यानी आप अगर किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहते तो आप एकल स्वामित्व पे जा सकते हैं, और अगर आप एकल स्वामित्व मतलब दूसरों से किसी से आप सहायता चाहते हैं जो आपकी भागीदारी दे आपके डिसीजन में, तो आप साझेदारी या फिर कंपनी में भी जा सकते हैं। ठीक है, कंपनी में स्वामी एवं प्रबंधक पृथक पृथक होते हैं। ठीक है, पृथक पृथक यानी कि अलग अलग। व्यवसाय की प्रकृति, जहां ग्राहकों से सीधे संपर्क की आवश्यकता है जैसे कि परचून की दुकान, वहां एकल स्वामित्व अधिक उपयुक्त रहेगा। बड़ी विनिर्माण इकाइयों के लिए जहां ग्राहकों से सीधे व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता नहीं है, कंपनी स्वरूप को अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार जहां पेशेवर सेवाओं की आवश्यकता होती है वहां साझेदारी अधिक उपयुक्त रहती है। ठीक है, जहां पे पेशेवर की बात आ गई वहां पे आप साझेदारी को उपयुक्त बता सकते हैं। अंत में कह सकते हैं कि ऊपर जितने घटकों की चर्चा की गई वे सब एक दूसरे से संबंधित हैं। पूंजी का योगदान एवं जोखिम व्यवसाय के आकार
एवं प्रकृति के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, अतः व्यवसाय संगठन का जो स्वरूप दायित्व की दृष्टि से छोटे पैमाने पर व्यवसाय चलाने पर उपयुक्त हो, वहीं बड़े पैमाने पर व्यवसाय चलाने के लिए अनुपयुक्त सिद्ध होगा। इसलिए उपयुक्त संगठन स्वरूप चुनने के पहले सभी प्रासंगिक घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि आप चाहे एकल स्वामित्व चुने, आप चाहे हिंदू परिवार व्यवसाय चुने, सहकारी संगठन चुने, साझेदारी चुने या फिर संयुक्त पूंजी कंपनी चुने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको अच्छे से चला सकते हैं, आपकी आवश्यकताएं क्या हैं और लोगों की कौन सी आवश्यकताएं हैं जिनको आप पूरा कर सकते हैं। चलिए, अब ये एक तालिका है 2.5, इसी तालिका के साथ ये आपका अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो तुलना के आधार हैं, क्या है, सबसे पहले निर्माण स्थापना। तो एकल स्वामित्व में न्यूनतम विधिक औपचारिकताएं और इसकी स्थापना सरल है। ठीक है, साझेदारी में पंजीयन ऐच्छिक, स्थापना सरल है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या है, विधिक औपचारिकताएं कम, पंजीयन की आवश्यकता नहीं, स्थापना सरल है इसकी भी। इसके बाद है सहकारी समिति, है ना, जो कि मदद को ध्यान में रख के बनाया जाता है। इसमें पंजीयन जो है वो अनिवार्य है, विधिक औपचारिकताएं अधिक है इसमें भी। फिर आती है हमारी कंपनी, कंपनी में भी पंजीयन जो है अनिवार्य है, निर्माण प्रक्रिया लंबी एवं खर्चीली है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सदस्यों की। तो एकल स्वामित्व में केवल एक स्वामी होता है ना, केवल यहाँ एक की बात होगी। और साझेदारी में कम से कम आपको 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए, है ना। अधिकतम बैंक के लिए 10, है ना, और अन्य के लिए 20। ये है साझेदारी का। अब आते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यों की चर्चा करते हैं। तो परिवार की संपत्ति के विभाजन के लिए कम से कम 2 सदस्य, कोई अधिकतम सीमा इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे ही जन्म होता है वो उसका हिस्सेदार बन जाता है। सहकारी समिति में कितने सदस्य चाहिए, कम से कम 10 बालिग सदस्य। ठीक है, कोई अधिकतम सीमा इसमें नहीं फिक्स की गई है कि इसमें अधिकतम कितने होने चाहिए। अब बात करें कंपनी की, तो कंपनी में, निजी कंपनी में न्यूनतम 2 होने चाहिए, सार्वजनिक कंपनी में 7, निजी कंपनी में अधिकतम 50 और सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम की कोई सीमा तय नहीं की गई है। आगे देखते हैं। अब अगर हम देखें वित्तीय दृष्टि से, यानी कि पूंजी कितनी चाहिए हमें, तो एकल स्वामित्व में सीमित वित्त है। ठीक है, और साझेदारी की अगर हम बात करें तो सीमित, परंतु एकल स्वामित्व से इसमें ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें साझेदार है। तो एक अकेला जितने पैसे लगाएगा तो दूसरे साझेदार ने भी लगा दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें एकल स्वामित्व से अधिक पूंजी होती है। और संयुक्त हिंदू परिवार में पूर्वजों की संपत्ति होती है। ठीक है, सहकारी समिति में सीमित होती है पूंजी, और कंपनी में बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते हैं। ठीक है, आगे आता है हमारा दायित्व। दायित्व की अगर हम बात करें तो एकल स्वामित्व में असीमित दायित्व होते हैं और साझेदारी में असीमित एवं संयुक्त होते हैं, क्योंकि दायित्व जो है वो सभी साझेदारों पे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली एक को ही देना है, जैसा कि एकल स्वामित्व में है। अब आते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में। इसमें असीमित होता है लेकिन कर्ता के ऊपर होता है, और अन्य सदस्यों के लिए ये सीमित होता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा होता है वही इसमें कर्ता होता है। इसके बाद आता है सहकारी समिति, इसमें भी सीमित होता है, और कंपनी में भी दायित्व जो है वो सीमित होता है, क्योंकि इसमें किसी एक पर निर्भरता नहीं होती, और कंपनी की ही संपत्ति से आप दायित्वों को पूरा कर सकते हैं, अपनी निजी संपत्ति से ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं, जिसमें है प्रबंध एवं नियंत्रण। प्रबंध एवं नियंत्रण क्या कहता है, देख लेते हैं प्रबंध एवं नियंत्रण को। स्वामी ही सभी निर्णय लेता है और शीघ्र निर्णय होता है। भाई, जब एक आदमी को डिसीजन लेना है तो वो जल्दी ले लेगा। अब इसमें क्या है, साझेदार निर्णय लेते हैं, सभी साझेदारों की स्वीकृति आवश्यक है। अगर मान लो 10 लोग हैं, उसमें एक भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद आता है आपका हिंदू परिवार। इसमें क्या है, कर्ता निर्णय लेता है। ठीक है, अब सहकारी समिति जो है हमारी, उसमें क्या होता है, चुने गए प्रतिनिधि अर्थात प्रबंध समिति निर्णय लेती है, और जो कंपनी है उसमें स्वामी एवं प्रबंध पृथक हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों अलग अलग होते हैं। अब आती है अगला पॉइंट की बारी आती है हमारे, जिसको हम कह सकते हैं निरंतरता। निरंतरता में क्या है, व्यवसाय में अनिश्चितता है, किसमें, एकल स्वामित्व में। ठीक है, व्यवसाय एवं स्वामी एक ही व्यक्ति
समझे जाते हैं। व्यवसाय और स्वामी को एक ही व्यक्ति यहाँ पे समझा जाता है। ठीक है। इसमें साझेदारी में क्या होता है, अधिक स्थायित्व लेकिन साझेदारों की स्थिति से प्रभावित है निरंतरता। हिंदू परिवार में क्या है, कर्ता की मृत्यु पर भी स्थायित्व आगे व्यवसाय चलता रहता है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि कर्ता अगर मर गया तो जो सबसे बड़ा है फैमिली में वो उस स्थायित्व को, व्यवसाय को आगे चलाएगा। इसके बाद आता है हमारा सहकारी समिति, जिसमें पृथक वैधानिक अस्तित्व के कारण स्थायित्व आ जाता है। ठीक है, और ऐसे ही कंपनी भी पृथक वैधानिक अस्तित्व के कारण स्थायित्व आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।